साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर चहल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आज जिस तरह से हमने कार्यक्रम रखा था, लेकिन जो भी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बनी हुई हैं, उसमें जो भी संभव हो पा रहा है इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में उस तरह का जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई नहीं, जैसी भी परिस्थितियां होती हैं उनमें हम सब उन परिस्थितियों के अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को तय करते हैं। और सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है आज, वो हमारे लिए, पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उन्होंने आधुनिक भारत के लिए और विशेष तौर पर जो शताब्दियों से पिछड़े हुए लोग थे, जिनको की विकास के अवसर नहीं मिले थे, उनके लिए उन्होंने नए रास्ते बनाए। अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, और आज भी जब उनके जीवन के कार्यों के बारे में बात करते हैं तो हमें वो चमत्कार की तरह लगते हैं। और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला उत्थान का क्षेत्र हो, या समाज के दूसरे जितने भी वर्ग हैं, और सिर्फ वो एक कार्यकर्ता नहीं, बहुत अच्छी कवित्री थी और एक दार्शनिक के स्तर की तरह से वो चीज़ों को सोचती थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में ऑर्गेनाइजेशन चलाया, वो भी अपने आप में एक अद्भुत बात है कि कोई महिला ऐसे बहुत ही पिछड़े हुए समाज से आकर के जब समाज को नेतृत्व प्रदान करती है तो समाज में बहुत कुछ बदलाव होता है। और वैसा ही सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले और उनका जो पूरा आंदोलन है, उससे वो सब चीजें, हम सब उस चीज के बारे में जानते हैं। और विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच में आज प्रोफेसर चहल, अध्यक्ष इतिहास विभाग और फुले पीठ के अध्यक्ष, हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। कल जिस तरह से एक बार ये पोस्टपोन हो रहा था कार्यक्रम, लेकिन फिर उसके बाद कि चलो जैसे भी होता है उसी तरीके से हम इस कार्यक्रम को कर लेंगे, तो इस रूप में अब हम शामिल हैं। तो ज़्यादा और कोई आपके और प्रोफेसर चहल के बीच में समय ना रखते हुए, ज़्यादा औपचारिकताओं के उसमें ना पड़ते हुए, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें और आप सब विद्यार्थी, शोधार्थी ध्यान से सुने, क्योंकि प्रोफेसर चहल का विशेष तौर पे फुले दंपत्ति के ऊपर काम है। उनको जिस तरह से उन्होंने समझा है और आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में जिस तरह से उनके कार्य और उनकी जिंदगी एक महत्वपूर्ण बन गई है, तो वो उन सब चीजों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आप, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आएगा और आप इसको एंजॉय करोगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर चहल को कि वो अपनी बातचीत शुरू करें। हमारा एक ही परिवार है, विद्यार्थी हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, और विकास होंगे यहाँ पे। मैं उनको, चलो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरू करिए, लोग जुड़ते चले जाएंगे, जैसे भी होगा अब चल पड़ेगा कार्यक्रम। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रोफेसर चहल, माइक, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। Now I'm audible. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। Okay. So at the outset, I would like to thank कुछ Professor कुछ Subhash कुछ ji. बच्चे बीच बीच में आते रहे, कुछ बच्चे स्क्रीन पे, ताकि जो डॉक्टर साहब है बातचीत करने वाला है उसको लगता है कि भाई हाँ कोई बात सुन रहे हैं, कि सिर्फ यहाँ पे ये जो डेड मूर्तियां हैं बाहर, ये ना दिखाई दे। बीच बीच में आप
इसमें आते रहिए ताकि एक लाइव चीज बनी रहती है, वक्ता के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। ओके। तो बीच बीच में कुछ कुछ साथी जुड़ते जाएंगे जिनके पास नेट की और की सुविधा है। ठीक है, ओके। चैल तो सर, एक बार आप अपना थोड़ा सा पोजीशन को और ठीक कर लेना, ताकि इसमें वीडियो में भी ठीक भी आ जाए और रिकॉर्डिंग भी इसकी ठीक हो जाए। अब थोड़ा ठीक सा आ रहा इसको हूँ मैं, जरा आ रहे हो, देखना। लेकिन अगर सामने रख लो तो इसके ऊपर किसी नहीं ऐसी नहीं, कुछ सामने चीज ही हो। है, बिल्कुल सामने ही है ये। ओके। ज्यादा ऊंचा आपका है ये, थोड़ा सा डाउन हो अच्छा, जाएगा डाउन तो कर। सिर जो है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। तो मैं सबसे पहले शुरू में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रोफेसर सुभाष जी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हालांकि फूले पे वो खुद भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ खास विशेष बात मैं कोई शायद नहीं बता पाऊँ जो खासकर प्रोफेसर सुभाष नहीं जानते हो। लेकिन फिर भी ये इनका बड़प्पन है, ये हमारे भाई हैं और हम लोग एक ही कॉज से जुड़े हुए हैं, तो लगातार हम लोग जुड़े भी रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। अ, इसलिए इसलिए ये इनका मैं शुरू शुरू में जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे सुनने के लिए आए हैं ऑनलाइन मोड में। हालांकि लेक्चर किसी दूसरे वे में रखा गया था जैसे सर बता रहे हैं, तो उस वे में जैसे धूमधाम से हम सावित्री बाई माता जो ग्रेट मदर है असल में हमारे बहुजन समाज की, और असल में तो भारतीय राष्ट्र की भी, तो उनका जयंती हम सोचा था कुछ दूसरे तरीके से मनाने की, बड़े शानदार तरीके से मनाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे हालत हैं विश्व के, उनमें क्या किया जा सकता है, ये पेंडेमिक बार बार आ रहा है। तो दोस्तों अपना बचाव रखिए आप सब, और जो नया म्यूटेंट आया है ये बताते हैं इसकी इसकी स्पीड जो वो बहुत तेज है फैलने की। तो जो भी किया है सरकार ने और जो तो उसको हमें उसके अनुसार चलना भी होता है। इन एनी केस सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले पे जैसे जैसे सर ने कहा कि मेरा इन पूरे इस कपल पे काम है, मेरा असल में सावित्रीबाई फुले पे काम अभी उस तरह का नहीं है, कुछ थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, इनिशियल स्टडी किया है। हाँ, ज्योतिराव फुले पे, महात्मा फुले पे मैंने अभी एक आई हैव ऑथर्ड ए मोनोग्राफ in Indian Institute of Advanced Study, where its prestigious fellowship was awarded to me 2 years back. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का नाम शायद आप सब ने सुना होगा, शिमला में है, बड़ा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। तो वहाँ लोग अपने अपने प्रोजेक्ट लेके अप्लाई करते हैं, तो मैंने फुले पे ये प्रोजेक्ट अप्लाई किया था और उस पर मैंने काम सक्सेसफुली कर दिया। वो जल्दी जो है 300 पेज का एक जो है किताब वहाँ से आ रही है, वहीं से पब्लिश हो रही है। तो महात्मा फुले चेयर भी है हमारी यूनिवर्सिटी में, सर ने बताया। तो फुले चेयर का चार्ज लगभग 10 या 11 साल हो गए मेरे पास, और इनिशियल जो है स्टडी उसी उससे पहले मैं कर चुका था, लेकिन फुले चेयर पे रहते हुए भी मैंने एक पीएचडी कराया फुले पे, और और कुछ बच्चों का कम से कम 10 एक बच्चों का एमफिल में मार्गदर्शन किया है। तो देखिए ये मैं थोड़ा सा अपनी ये बात है कि भाई मैंने पढ़ा है या कुछ लिखा है या कुछ काम करा है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आजकल के समाज में किस तरह की परंपरा बन गई कि लोगों को कुछ कुछ स्टडी होता नहीं, कुछ काम होता नहीं, लेकिन वो बोलने के लिए हर चीज पे तैयार हो जाते हैं। तो मेरी तो हिम्मत नहीं होती दोस्तों बिना पढ़े बिना किसी चीज को समझे उस पर बात करने की। रही बात सावित्री बाई फुले की, सावित्री बाई फुले पे इनिशियल स्टडी मैंने किया। असल में जब मैं फुले को पढ़ रहा था दोस्तों शिमला में, तो जाहिर सी बात है फुले को जब आप पढ़ोगे तो सावित्री बाई फुले भी आपके सामने अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि वो कोई अलग नहीं रही फुले के आंदोलन से। फुले के आंदोलन का वो हमेशा एक अटूट हिस्सा रही, और ये बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल दुनिया के इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल कम ही है जबकि कपल ने यानी कि पति के साथ साथ पत्नी भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ उस कॉज से जुड़ी हुई हो। तो सावित्रीबाई फुले को जब मैं पढ़ता गया या थोड़ा बहुत जो भी मेरे सामने जो असल में कुछ प्राइमरी सोर्स आए, मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन बन गई एक ऐसी, मतलब मेरी अभी फिलहाल, हालांकि इसमें बाद में और भी मेरी जो है धारणाएं हैं या जो मेरी क्या कहते हैं जो परसेप्शंस हैं हो सकता है वो बदले, लेकिन फिलहाल मुझे ये लगता है अब तक जितना मैंने पढ़ा है कि शी वॉज मोर रेवोल्यूशनरी
शी वाज मोर रेवोल्यूशनरी देन हर रेवोल्यूशनरी हस्बैंड। देखो इसी बात से आप समझ सकते हो मैंने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। आम लोगों की धारणा ये है कि सावित्रीबाई फुले अपने पति के पीछे रही, है ना, वो नो डाउट पति के प्रति वो समर्पित थी। शी वाज ए वेरी डेडिकेटेड वाइफ, वेरी सिंसियर वाइफ, वेरी लविंग वाइफ। पति की छाया में रही वो, भारतीय नारी जैसी होती है वो, आदर्श भारतीय नारी भी थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ, बल्कि शुरू में ये मैं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट भी थी, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है। देखो ये जो टाइटल है आज के टॉक का, सर से जो बात हुई थी, मेरी बाद में ही बात हुई कि टाइटल हमें रखना चाहिए था प्रथम शिक्षिका के बजाय प्रथम फेमिनिस्ट। शी वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडिया में कोई फेमिनिस्ट नहीं हुई सावित्रीबाई फुले से पहले, ये मैं बता दूं। और कई बार जो है पंडिता रमाबाई का नाम लेते हैं कुछ लोग, ये ब्राह्मणवादी, मुझे माफ करना ये शब्द यूज कर रहा हूँ, तो जो इस परंपरा से जुड़े हुए जो लेखक हैं, इसका मतलब किसी जात विशेष से नहीं, असल में एक विचारधारा है। तो जो उस खास विचारधारा की परंपरा के लोग वो आमतौर पे पंडिता रमाबाई को स्थापित करते हैं। बेशक रमाबाई अपने कई मामलों में क्रांतिकारी थी, उसने पैट्रियोर्की से लोहा लिया है, खासकर ब्राह्मणिकल पैट्रियोर्की से लड़ी, लेकिन कुछ मामलों में वो कंजर्वेटिव है। देखिए जब आप रेडिकल होते हो या फेमिनिस्ट होते हो, खासकर ये बात मैं आपको शुरू में बता दूं दोस्तों, जब आप एक क्रांतिकारी या प्रगतिशील विचार से जुड़ते हो तो आपको हर मामले में प्रगतिशील होना पड़ेगा, ये शर्त होती है। ऐसा नहीं कि एक मामले में आप प्रगतिशील हो जाओ और दूसरे मामले में आप कंजर्वेटिव हो जाओ, ये तो कोई बात नहीं बनती ना, ऐसे तो फिर तो विरोधाभास हो गया। इट इज ए बिगेस्ट पैराडॉक्स व्हिच आई फाउंड इन पंडिता रमाबाई, कि वो एक तरफ तो पैट्रियार्की का विरोध करती है, नो डाउट, वो लिखती है कि भाई मैंने शास्त्रों को पढ़ा, ये थोड़ा बैकग्राउंड में बता रहा हूँ मैं बात, मैंने हिंदू शास्त्रों को पढ़ा और मैंने पाया कि सारे के सारे शास्त्र पता नहीं नारी के क्यों पीछे पड़े हुए सारे। तो देखिए वो इस मामले में रेडिकल हो गई, वो कहते हैं सारे हिंदू शास्त्र, इनका पता नहीं नारी ने क्या कसूर किया है, नारी में क्या ऐसा हुआ है या ऐसा शैतान है कि उसके अंदर अवगुण या गुण इनको नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो वो ये लिख रही है, और क्योंकि उसको तंग किया इन लोगों ने, इसलिए उसकी अगर पर्सनल लाइफ पढ़ो, हम तो हिस्ट्री के आदमी है, बहुत व्यक्तिगत, एक व्यक्ति की साइकोलॉजी को बनाने में उसकी निजी अनुभवों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो चीज हम जानते हैं कि वो इतनी रेडिकल क्यों हो गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक दूसरा दृष्टांत देता हूँ आपके सामने। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। अब देखिए जब वर्ण व्यवस्था की बात करती है पंडिता रमाबाई, मैं रमाबाई पर चर्चा नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ, उसको आप फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट कैसे कहोगे? वो जब वर्ण व्यवस्था की बात करती है तो वो वही बात करती है जो कि दूसरे कंजर्वेटिव थिंकर लिखते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है, ये तो काम का विभाजन है। वो जो बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस 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 थ्योरी को ध्वस्त किया कि ये काम का विभाजन नहीं है, ये कामगारों का विभाजन, और इस थ्योरी को खुद ज्योतिराव फुले ने भी ध्वस्त कर दिया था। तो मैं इसलिए ये बात, देखो शुरू में ही मैं अपनी ये हाइपोथेसिस है एक तरह से मेरी, जो मेरी अभी बनी, अभी इनिशियल स्टडी के आधार पर बनी। दरअसल मैं फुले पे काम करने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं अगला काम सावित्रीबाई फुले पे ही करने जा रहा हूँ। कारण ये है कि सावित्रीबाई फुले इतनी बड़ी आइकन है, देखो इतनी बड़ी, आज पूरे भारतवर्ष में क्या दुनिया के कई देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। लेकिन आपको मतलब ताज्जुब होगा जान के, सावित्रीबाई फुले पे इंग्लिश में शायद एक भी स्तरीय काम नहीं है। ये हमारे इतिहासकारों पे भी रिफ्लेक्शन है। मतलब मुझे तो शर्म आती है कि मैं इतिहासकारों की जमात से बिलोंग करता हूँ, इन लोगों ने सावित्रीबाई फुले को ये नजर ही नहीं आई इतनी बड़ी आइकन। ज्योतिराव फुले पे मुश्किल से 3 काम हुए हैं पूरे दुनिया में, इतना बड़ा आइकन है ये, देखिए मुश्किल से 3 इंग्लिश में स्टैंडर्ड के जो रिसर्च मेरे सामने आया है, जिसमें से शायद तीसरा काम मेरा ही है। तो और जो 2 काम हैं वो विदेशी महिला लेखकों के हैं, विदेशी इतिहासकारों के। ये भारतीय इतिहासकारों की मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ कि ये कैसे सिलेक्टिवली महापुरुषों का चयन करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। तो लेकिन मैं सावित्रीबाई फुले के योगदान की जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ये जो प्रथम शिक्षिका का है कि हम जो एक तरह से मतलब उसका कद छोटा करते हैं इतनी बड़ी लेडी का, इसके ये तो कुछ भी नहीं है। और ये कहते हैं 3 स्कूल स्थापित किए, अरे ये क्या बकवास है, 3 स्कूल थोड़ा ना बनाए हैं।
पता ही नहीं लोगों को, कुछ जानते ही नहीं। सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिराव फुले ने दोनों ने मिलकर लगभग 150 स्कूल स्थापित किए हैं। लेकिन मुझे तो लगता है ये संख्या ज्यादा होगी। अभी मेरे सामने जो आंकड़े आए हैं, वो आखिरी दिनों तक स्कूल बनाते रहे, आखिरी दिनों तक स्कूल स्थापित होते रहे, करते रहे, वकाल के दिनों में स्कूल बना रहे। तो मैं ये स्कूल वाला और प्रथम शिक्षिका भारत की प्रथम शिक्षिका नहीं है वो, ये भी मैं आपको कह दूं। प्रथम शिक्षिका जो इंडिया में जो फर्स्ट लेडी जो टीचर थी वो थी सिंथिया फ्रार, जो कि एक ब्रिटिश लेडी थी। सिंथिया फ्रार मिशनरी थी, वो बॉम्बे में 1829 में उसने पहला गर्ल्स स्कूल बनाया था। हाँ, भारतीयों में से अगर कहें, भारतीयों में प्रथम शिक्षिका है, लेकिन ये कोई बहुत बड़े गौरव वाला टाइटल नहीं है। जैसे मैंने बताया वो फर्स्ट फेमिनिस्ट है। अब मैं थोड़ा सा सावित्रीबाई फुले के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अब उन डायमेंशंस के ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा मैं। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति के बनने में उसकी बैकग्राउंड का, उसकी पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो आप लोग थोड़ा सा बीच बीच में आप भी शक्ल दिखा दीजिए, जैसे सुभाष जी ने कहा था, एक आध आ जाइए, तो ताकि लगता रहे, आपकी प्रतिक्रिया दिखती रहे। बचपन की बात करता हूँ। देखो, बचपन, सावित्रीबाई फुले के बचपन के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है, बहुत कम जानकारी है। फुले के बारे में तो है हमारे पास जानकारी, लेकिन फुले के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट अभी भी जो है अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। जैसे जैसे उनके जन्म के बारे में, फुले के जन्म के बारे में भी अभी कई राय है कि भाई किस तारीख को हुआ, और सावित्रीबाई फुले के जन्म के बारे में भी विवाद है। लेकिन फिर भी जो आम एक तिथि मानी जाती है वो 3 जनवरी 1831 की जो डेट है, वो फुले से छोटी थी लगभग। कितनी छोटी हुई आप अंदाजा लगा लीजिए। 1837 में फुले का जो जन्म हुआ है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे, फुले का मेरे माइंड से निकल गया। 27 में हुआ सर, 1827 27 में फुले और 31 में जो सावित्रीबाई। तो हाँ, बिल्कुल, तो 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म है, तो और ये 27 1827 में ज्योतिबा फुले। मैं समझ गया, मेरे माइंड से अचानक कई बार निकल जाती हैं कोई बातें, बात नहीं, तो तो मुझे अच्छे से याद है। तो ये 4-5 साल छोटी थी अपने हस्बैंड से। और पूना से सटा हुआ एक जिला है सातारा जिला। सातारा जिला की ये वासी थी। वहां एक नायगांव नाम का एक गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनके माँ का नाम लक्ष्मी। ये सब सामान्य तथ्य है, मेरे ख्याल आप जानते होंगे। फादर का नाम जो है खंडोजी पाटिल। तो ये एक माली परिवार था, इसमें इनका जन्म हुआ। और बचपन में ही उस जमाने की रिवायत भी कुछ ऐसी थी कि लगभग 8-9 साल की, 9-1 साल की हुई होंगी सावित्रीबाई फुले, क्योंकि उस समय इनका विवाह हो गया ज्योतिराव फुले से 1840 में। असल में विवाह के बाद सावित्रीबाई फुले की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि अब तो वो बच्ची थी, अभी भी बच्ची ही है वो। तो विवाह के बाद, क्योंकि फुले का जो रुझान था, फुले पढ़ रहे थे, उनके फादर उनको पढ़ा रहे थे। और फादर क्या पढ़ा रहे थे असल में, तो उनकी मदर और उनका जो एक मिशनरी के यहाँ, जिसके यहाँ वो काम करती थी, मिस्टर जॉन, ये उसकी प्रेरणा थी। और उनकी मदर की प्रेरणा थी कि फुले जो है वो एक मिशनरी स्कूल में दाखिल हुए। आप इस तथ्य के बारे में आप जानते होंगे। तो मिस्टर जॉन ने जो माहौल दिया, उस माहौल का भी फुले पे असर पड़ता है, और उसका असर फिर जो है अल्टीमेटली सावित्रीबाई फुले पे भी पड़ता है उस माहौल का, क्योंकि वो बैकग्राउंड बनाती है आदमी को। ये नहीं भूलना चाहिए, फुले इतने, देखिए, इतने कंपैशनेट फिगर कैसे बने। तो मिशनरी जो होते हैं ना, ये अनाथ बच्चों को पालते हैं अपने घरों में। बहुत सारे बच्चों को रखा हुआ था, उनकी जो माँ उन बच्चों का ध्यान रखती थी, वो नौकरी करती थी वहां पे। उनकी माँ नहीं थी असल में, वो उनकी बुआ थी। उनकी माँ की तो डेथ ही हो गई थी, आप जानते हो। तो उस कंपैशनेट माहौल में फुले रहे थे, और उसी क्यों, इसलिए फुले के अंदर कंपैशन जो आया, वही कंपैशन फिर सावित्रीबाई फुले में चला गया। लेकिन सावित्रीबाई फुले का अपना भी नेचर, देखो नेचर भी होता है, तो वो पूरी तरह कुछ ऐसा था। ये तो बड़ा यूनिक कपल था, जैसे मैंने बताया, वो अपने पति जैसी ही है। उनके रुझान बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उतनी करुणा से भरी हुई है। तो उनकी शिक्षा का काम सबसे पहले फुले ने शुरू किया। फुले ने उनको इनिशियल जो शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, फुले ने अपने घर पे ही दी, और पूरा इंटरेस्ट लिया। उसके बाद फिर वो सिंथिया फरार ने एक स्कूल खोला था। सिंथिया फरार का नाम मैंने अभी लिया थोड़ी देर पहले। ये भारत की पहली टीचर है, पहली लेडी टीचर है ये। सिंथिया फरार ने एक साथ में एक जिला और था इनके, अहमदनगर,
पुणे, अगर महाराष्ट्र का नक्शा देखें तो ये 3 जिले आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब पड़ोस में ही पुणे के। तो पुणे के बगल में अहमदनगर है। अहमदनगर में मिशनरी की एक्टिविटीज काफी थी, उनके कई स्कूल थे। तो वहां पे सिंथिया फरार ने एक स्कूल खोला था, मिशनरी स्कूल। उस मिशन स्कूल में की एक ब्रांच जो है वो टीचर ट्रेनिंग का भी काम करती थी। तो उस स्कूल में फुले अपनी पत्नी को लेके गए और वहां पे उनको टीचिंग का जो टीचर ट्रेनिंग का जो एक तरह से जो एक प्रशिक्षण है वो दिलवाया। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल स्कूल पूना से भी प्रशिक्षण लिया। पूना में भी एक टीचर ट्रेनिंग का जो है इंस्टीट्यूट था। तो उस जमाने में इस तरह के कोई एडवांस लेवल के कोर्स नहीं होते थे, तो इनिशियल लेवल पे आपने कोर्स कर लिया तो आप टीचर बन जाते थे। तो इस तरह से 2 जगह कोर्स किया उन्होंने और फिर वो शिक्षिका का, टीचर का जो है काम उन्होंने संभाला। फुले का मकसद ही ये था, क्योंकि मैडम फरार ने फुले को ये प्रेरणा दी थी कि भारत में औरतों को कोई नहीं पढ़ा रहा और मर्दों को आगे ना आना चाहिए, वो अपनी पत्नियों को पढ़ाएं। तो फुले का इस पे बड़ा गहरा असर हुआ और फुले ने खुद अपनी पत्नी को आगे आने के लिए एक तरह से प्रार्थना की। बाद में फिर ये प्रथम शिक्षिका हो गई, जो प्रथम भारतीय शिक्षिका फुले के स्कूल में 1848 में जो उन्होंने पुणे में बनाया, वहां पे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और वहां पे जो हुआ वो सब बड़ा मतलब विख्यात है इतिहास में। वो तो इतिहास का एक ऐसा तथ्य बन गया जिसको कोई जुठला नहीं सकता, जिसको कोई भुला भी नहीं सकता, कि जब वो स्कूल में जब वो पढ़ाने जाती थी, अछूत कन्याओं के लिए स्कूल बनाया था। आप जरा सोचिए, फुले और सावित्री बाई फुले, ये यूनिक बहुत मामलों में। एक चीज और है, फुले के बारे में हमेशा कहता हूं कि इस व्यक्ति ने कभी, ये व्यक्ति औरों से इसलिए अलग है, और सावित्री बाई फुले भी, कि इन्होंने अपनी बिरादरी की कभी बात नहीं करी। देखो, हर व्यक्ति को अपनी जाति की चिंता होती है। भारतीय समाज इतना मतलब ऐसा समाज है, हम लोग ऐसे हैं कि हमें जाति से बहुत प्रेम होता है। फुले ने कभी, मुझे जिंदगी में नहीं लगा कि फुले ने कभी मालियों के लिए कोई स्पेशल, मालियों के हकों के लिए आवाज उठाई हो। हाँ, वो किसानों की बात जरूर करते हैं, माली किसान भी होते हैं। लेकिन फुले के मन में जो करुणा है, दर्द है, और सावित्री बाई के मन में भी, वो तो दबे कुचले अछूत भाइयों के लिए। तो इनके लिए स्कूल बनाए। स्कूल में जब वो जाती थी तो जो जो कंजर्वेटिव लोग हैं, पूना बहुत कंजर्वेटिव शहर है आज भी। पूना में अभी भी जो है ना, ब्राह्मणों की, मुझे माफ करना ये शब्द भी, इस तरह की मैं चीजें यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। ब्राह्मणों की बस्तियों में आज भी चले जाओ ना, पुणे में कुछ बस्तियां हैं, वहां पे दूसरी जातियों के लोगों को अभी भी रहने नहीं दिया जाता। ऐसा माहौल है वहां जो है। चलो खैर, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो उस जमाने में कैसा माहौल होगा, पेशवाई का की राजधानी होती थी, तो लोग बिल्कुल खिलाफ थे इस बात के कि दलितों को पढ़ाया जाए। तो जब ये जाती थी, इनके ऊपर वो गोबर फेंक देते थे, पत्थर मारते थे। वो एक साड़ी, इसके बारे में बड़ी फेमस बात है कि ये कई इतिहासकारों ने लिखी है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं तो देखो ऑथेंटिक तथ्यों को चेक करके बात करता हूँ। कई इतिहासकारों ने ये बात लिखी है, ये तथ्य दिया है, मतलब किसी एविडेंस के बेस पे, कि वो एक साड़ी एक्स्ट्रा रखती थी जब भी स्कूल में जाती थी। और वो, क्योंकि उसके ऊपर लोग कीचड़ वगैरह फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे, तो वो वहां जाके बदलती। मतलब धैर्य की मूर्ति थी सावित्री बाई फुले, धैर्य भी बहुत रखा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, सहनशीलता की एक हद भी होती है। देखियो, क्रांतिकारी व्यक्ति एक हद तक सहता है, उसके बाद वो जब अब उस पे आता है ना, अपने क्रांतिकारी, उसकी भावना जागती है, तो वो छक्के छुड़ा देता है। यहाँ सावित्री बाई फुले का एक रूप और भी देखने को मिलता है जो कम लोग जानते हैं। कि एक बार फुले ने ही असल में इसके लिए उनको कहा कि भाई आप इनको करारा जवाब दो, ऐसे कब तक सहोगे। तो एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही उनके साथ करने का प्रयास किया, तो फुले ने उसको, सावित्री बाई फुले ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। तो ये चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई आदर्श भारतीय नारी है तो बस सहनशीलता की प्रकाष्ठा वो वही दिखाती रहे। तो उसके बाद वो लोग सीधे हुए, तो भाई थप्पड़ भी मार सकती है। तो इससे मैं बता रहा हूँ, वो सावित्री बाई फुले रेडिकल है, वो रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी जो होता है वो व्यक्तिगत हिंसा के खिलाफ होता है वैसे, लेकिन कोई व्यक्ति उसको सप्रेस करे तो वो दूसरे तरीके भी जानता है, ये मैं बता रहा हूँ। हालांकि हिंसात्मक मार्ग पे ही रहे, ये बुद्ध के मार्ग पे ही चले दोनों कपल। खैर, फिर इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। अच्छा हाँ, इस स्कूल की मैं एक बात करूं, जब ये स्कूल ये चला रहे थे,
पढ़ाना शुरू किया तो कंजर्वेटिव माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और दोस्तों उस स्कूल के विरोध में जो वहाँ के जो चित्पावन ब्राह्मण है उन्होंने बड़ा भारी दबाव बनाया मालियों पे, माली या जो हमारे यहाँ सैनी जिनको बोलते हैं, इस बिरादरी पे। और बिरादरी ने दबाव बनाया ज्योतिराव फुले के फादर पे। तो फुले के फादर ने को ये कहा गया कि इस कपल को रोको, ये जो गलत काम कर रहा है, विधर्मी काम कर रहा है। मालियों ने पंचायत करके कहा, देखिए ये मैं बता रहा हूँ कंजर्वेटिव हालत। माली जो खुद पिछड़े समाज है, पिछड़े वर्ग में आते हैं, लेकिन वो भी उनके बहकावे में आके या खुद भी उनकी कंजर्वेटिव मानस, आज हमारे हरियाणा में भी पंजाब में भी जो माली हैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हुए, बहुत कंजर्वेटिविज्म है उनमें। मैं ये बता रहा हूँ, ये सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने दबाव बनाया और दो काम हुए उसके। एक नंबर एक तो हाँ, पहले तो जो है ये कहा कि अपने बच्चे को रोको, तो ये नहीं माने। तो उसके फादर ने उनको घर से निकाल दिया कि भाई मेरे घर में नहीं रह सकते आप। अब उसके बाप का भी आप, हालांकि कौन ससुर अपने बहू को घर से निकालना चाहेगा, तो इतना, वैसे उसके फादर ऐसे एकदम फैसला नहीं किया, लेकिन भाई जब मजबूर हो गए कि भी बिरादरी हुक्का पानी बंद कर देगी, हमारे हरियाणवी कहावत है जैसे, मतलब आपको बिरादरी निकाल ही देगी तो फिर क्या करोगे। तो फादर ने कहा भाई आप ये काम या तो रोक दो या फिर चले जाओ। तो शायद उनकी ये बहुत बड़ी मजबूरी होगी, किस मजबूरी में आके कहा उनको फादर ने। तो फूले अपने घर से बाहर हो गए। अब जरा सोचिए, घर से वे बेघर हो गए। घर से बाहर आने के बाद उनके एक दोस्त थे, शेख उस्मान, बहुत गहरे दोस्त थे फूले के। उन्होंने अपने घर में शरण दी। उनकी उनकी जो बीवी थी फातिमा शेख, फातिमा शेख का भी बर्थडे है दोस्तों, जो 2-4 दिन के बाद। वो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। फातिमा शेख जो थी, 13 जनवरी को उनका बर्थडे आता है। वो भी एक आइकन है। हमने ऐसे आइकन खड़े करने चाहिए मुस्लिम समाज में। ये आइकन कम है इस तरह के। तो मैं कई बार कहता हूँ फातिमा शेख को अपना आइकन बना लो, मुस्लिम लड़कियों को के लिए तो बहुत बड़ा आइकन है। फातिमा ने, देखिए वो दोनों घर में रह रही है, उन्हीं के घर में रह रही है। सावित्री बाई फुले ने उनको भी प्रेरणा दी और फिर उसके बाद वो दोनों ही पढ़ाने लग गई। वो दोनों उन अछूत बच्चों को पढ़ा रही है। फिर भी बिरादरी के लोगों ने देखा ये तो मान ही नहीं रहे, फिर उनको जाति से निकाल दिया। ही वॉज एक्सपेल्ड, ही वॉज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द, असल में दिस कपल वाज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी, देयर कास्ट। तो वो जाति से बाहर कर दिए गए। अब जरा देखिए, जाति से भी निकल गए, घर से भी निकल गए। उस उम्र में, उस उम्र की भी जरा सोचिए, वो क्या उम्र है, नई नई शादी हुई है, 20-21 साल की, 19-20 साल की उम्र है उस समय फूले की, 19-1 साल की। सावित्री बाई फूले तो और भी छोटी हैं। उस उम्र में आज हमारी शादी हो, आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो हनीमून के ख्वाब लेती है। आप जरा सोचिए भाई, ये बातें है ना। देखो मैं बड़ा, देखो ये कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए, अपने आप से कंपेयर करो। आप बहुत चीजों में कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है हम तो उनके आसपास कहीं भी नहीं ठहरते। थोड़ी सी नकल तो कर ही सकते हैं, चलो। तो उस उम्र में वो ख्वाब ले रहे हैं कि मैं लोगों को पढ़ाऊंगी, ये ख्वाब है कि मैं समाज सुधार के काम में लगूं। ये दोनों का ये मिशन है। फिर किसी तरह फूले ने अपना अपना एक बिजनेस शुरू किया। फूले बड़े कर्मठ व्यक्ति थे, बड़े जीवट था उस व्यक्ति में। कुछ देखिए, घर से निकल गया, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैट्रिक पास थे वो। और बहुत बड़ी एजुकेशन थी उस जमाने में, खैर ये। फिर उन्होंने टेंडर लेने शुरू किए, ठेकेदारी का काम शुरू करके पैसा कमाया और उस पैसे से स्कूल खोले। ये है पे बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी को दे रहे हैं वो, उससे स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और उसके बाद 18 स्कूल तो इन्होंने शुरू में ही जो है, ये 1848 से लेके 1850-54 तक 18 स्कूल बना लिए थे पुणे और उसके आसपास। लेकिन कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं, मैंने बताया 18 स्कूल से ज्यादा आंकड़ा नहीं देता कोई भी, क्योंकि लोगों का अध्ययन नहीं है ना व्यापक। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने तो लगभग जो है 250 के आसपास स्कूल बना दिए थे आखिरी दिनों तक। तो एक इन्होंने ट्रस्ट बनाया, असल में 1850 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसका नाम था सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग अमंग दलित्स, मतलब दलित जातियों के नाम लिखे हुए थे उस जमाने में, जैसे महार मातक वगैरह। तो ये जरा देखिए सोसाइटी का नाम क्या है, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द डाउन ट्रोडन कास्ट्स। इन लोगों में हम शिक्षा इनकलकेट करेंगे, ये सोसाइटी बनाई। सोसाइटी के मार्गदर्शन में ही ये स्कूल बनाए गए। तो ये ट्रस्ट, बाद में एक ट्रस्ट और भी बनाते हैं फुले। तो
इन दोनों ट्रस्टों के माध्यम से फिर बाद में जो बालिका स्कूल बनाए सावित्रीबाई फुले ने और फुले ने, उन स्कूलों का जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो बॉम्बे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरह से कुछ स्कूल तो जो है जो सरकार के मातहत चले गए वो तो चलते रहे, कुछ स्कूल बंद भी हो गए क्योंकि सत्यशोधक समाज फुले और बाद में सावित्रीबाई फुले की डेथ के बाद वो कमजोर हो गया। कुछ एक मतलब 20 एक साल और चला था, उसके बाद वो चल नहीं पाया क्योंकि संगठन बनाए रखना समाज की जिम्मेवारी होती है और समाज से तो कोई सहयोग मिल ही नहीं रहा। बाकी के संगठन चलते रहे लेकिन ये संगठन थोड़ा कमजोर हो गया बाद में। खैर उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सावित्रीबाई फुले ने कितने, अब मैं ये महिलावादी क्यों कहता हूँ फेमिनिस्ट, कितने सारे काम ऐसे हैं जो कि कुछ तो पति के साथ मिलके करती है। मैंने बताया नो डाउट शी लव्ड वेरी मच हर हस्बैंड, अपने पति से इस कपल में इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है कि भाई दोनों का, सावित्रीबाई फुले जो है वो अपने पति की के साथ मिलके काम कर रही है, लेकिन जब पति की डेथ हो गई उसके बाद उसका जो है ना करेक्टर आप देखिए, उसका जो पर्सनालिटी जो उभर के आती है, उस वो बात की जो कुछ काम है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले की बता दूं। तो ये, हाँ, ये मैं पति पत्नी के प्रेम की चर्चा कर रहा था। उस प्रेम को वो भी बड़ा एक मतलब एक पवित्र प्रेम, पवित्र, और एक मुझे तो लगता है एक प्रकार से जो डिवाइन शब्द, हालांकि मैं रहस्यवादी शब्दों से बचता हूँ, मैं रहस्यवाद में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर रहस्यवाद के लिए इस तरह का कपल हो तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया हो जाता है, शब्द का मीनिंग भी बन जाता है। ये डिवाइन लव है क्योंकि मैंने उनके लेटर पढ़े, उनके कुछ लेटर मेरे हाथ में, शायद सुभाष जी ने भी पढ़े होंगे, वो बता रहे थे पिछली बार, और उनका ट्रांसलेशन पढ़ा है मैंने। उसमें एक लेटर में वो लिखती है एक जगह, ये बात बताने लायक बात है, प्रेम की, इसमें पति के प्रति प्रेम भी जाहिर होता है और समाज सेवा की जो जो जी जीवाशा है वो भी जाहिर होती है। वो अपने घर गई हुई थी सतारा जिले में और वहां से पत्र लिखती हैं, तो वहां पे उनके जो भाई हैं, अपने भाई और माँ, उनका जो दिमाग है वो कंजर्वेटिव लोगों ने स्पाइल कर दिया था। वो उसके पति की आलोचना करने लगे, उसका भाई भी और माँ भी, तो दोनों पति की आलोचना करने लगे। तो सावित्रीबाई फुले ने फिर जवाब दिया और वो पत्र में लिखती हैं कि मैंने क्या समझाया अपने भाई को। उसने अपने भाई को समझाया कि भैया तुम्हारा दिल भी करुणा का सागर है, तुम ऐसे नहीं हो जैसी तुम मेरा पति अगर मातंगों में महारों में रहता है, उनके लिए काम कर रहा है, तुम्हें ये बात तो बुरी लग रही है। देखिए जात पात की बात, तुम्हारा दिमाग स्पॉइल किया हुआ है उन उन ब्राह्मणिस्ट लोगों ने। वरना तो देखो ना, आप जानवरों से प्रेम करते हो, आप सांपों तक को पकड़ लेते हो, आप कुत्तों को ले आते हो घर में, ये कितना प्रेम आपके दिल में तो करुणा है। देखो ना भाई को कितने प्रेम से समझा रही है, क्या क्या तरीका उसका समझाने का। और कहते हैं मेरा माई माई हस्बैंड इज एक्चुअली डूइंग गॉडली वर्क, मेरे पति तो गॉडली वर्क कर रहे हैं। देखिए आप प्रेम देखिए, पति के प्रति कितना गहरा प्रेम छलकता है। वो कहती है उसके तो पासंग भी नहीं है दुनिया। दोस्तों मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ ये जब पत्र पढ़ता हूँ, मतलब क्या प्रेम है। वो कहती है उसके आसपास तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उस व्यक्ति जैसा कोई नहीं है, और तुम क्या बात कर रहे हो, उस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हो, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर वो लताड़ती है और उसके बाद उसका भाई जो है दोस्तों वो शर्मिंदा होता है। वो लिखती है कि भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसके बाद उसकी माँ लिखती है कि माय डियर डॉटर, माय डियर सावित्री, आई एम ब्लेस्ड टू हैव ए डॉटर लाइक यू, कि भाई आप, वी आर ब्लेस्ड टू हियर योर वर्ड्स, हम आपके ये शब्द सुन के मतलब धन्य हो गए, और आपकी जैसी बिटिया को पाके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसकी माँ लिखती है, उसकी माँ के विचार है। तो दोस्तों ये है, देखो वो समाज सेवा का जो जज्बा है वो उसके प्रति पूरी समर्पित है दोनों, और अपने पति के प्रति जो जो प्रेम है। और ज्योतिराव फुले भी इतना प्रेम करते थे सावित्रीबाई फुले से दोस्तों, कि पति परिवार ने, उसके बाप ने बाद में और समाज के लोगों ने कई बार कहा कि क्योंकि इनके बच्चे नहीं हुए, कई बार कहा दूसरी शादी कर लो, उसके बाप ने भी कहा बाद में। तो लेकिन फुले ने साफ कहा कि भाई अगर इससे उल्टी स्थिति होती तो तो क्या आप पुनर्विवाह की आज्ञा अपनी बहू को भी दे देते। तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी और एक बच्चे को गोद लिया बाद में। वो बच्चा किन हालतों में गोद लिया वही मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ।
फिर इस कपल ने एक बहुत बड़ा काम किया, उसमें भी सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। असल में फुले अकेले नहीं कर पाते ये काम। पूना में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी बाल विधवाओं की समस्या। और ये ज्यादातर बाल विधवाएं थी, ये थी चित्पावन ब्राह्मणों में। ब्राह्मणों की भी एक वैरायटी है, कास्ट है, सब कास्ट। चित्पावन ब्राह्मण जो ब्राह्मणों के भी सब में भी सबसे ऊपर है, जो पेशवाओं से अपने आप को जोड़ते हैं। तो चित्पावन ब्राह्मणों में ये प्रथा थी कि भाई वो कई कई शादियां कर लेते थे और छोटी छोटी उम्र की लड़कियों से शादियां करते रहते थे, फिर वो मर जाते, वो लड़कियां विधवा हो जाती। विधवा होने के बाद फिर उन्हीं के परिवारों में, क्योंकि सती प्रथा पे सरकार ने बैन लगा दिया था तब तक, तो सती तो क्राइम हो गया, पहले तो सती भी हो जाती थी। फिर जो है वो जो छोटी छोटी लड़कियां ही तो होती थी, उनका शोषण करने लगते वही उसी परिवारों के लोग। वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, प्रेग्नेंट होने के बाद वो बेचारी सुसाइड का प्रयास करती, इधर उधर भागती, और उस चक्कर में कई लोग या उल्टी सीधी दवाइयां खा लेती नीम हकीम से, तो उसके कारण बहुत सारी लड़कियां मारी जाती थी ऐसे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब ये देखो, कोई दलित समाज की समस्या थोड़ा ना थी, ना पिछड़े समाज की, ये तो ब्राह्मणों की समस्या है। इसके लिए ब्राह्मण सुधारकों को आगे आना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण सुधारक सारे मौन हैं, एमजी रानाडे जैसे लोग मौन हैं। फुले जो है रानाडे को लताड़ते हैं। रानाडे ने खुद बाल विवाह कर लिया दूसरा। रानाडे जो है उसकी उसकी क्योंकि उसकी भी औलाद नहीं हुई, तो उसके फादर ने कहा, और उसने फादर के कहने पे पुनर्विवाह कर लिया। फुले लताड़ते हैं कि ये क्या कर लिया तुमने, तुम कैसे सुधारक हो। तो लेकिन ये मैं इस कपल की बात करता हूँ, ये ब्राह्मण लड़कियों को बचाने के लिए आगे आते हैं। और इन्होंने एक होम खोला, ये इसका नाम था होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि बाल बच्चियों को जो है, जो मारने की जो प्रथा थी, बाल हत्या, यानी बालिका हत्या, बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह इसको हिंदी में कहेंगे। बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, पूरे पूना में पोस्टर लगा दिए कि भाई ऐसी बच्चियां जो कि प्रेग्नेंट हो गई है किसी भी कारण से, और वो अपने बच्चे को अगर जन्म देना चाहती है, हम उनकी पहचान को गुप्त रखेंगे, वो आप हमारे यहाँ आए और डिलीवरी करके चली जाए, आपके बच्चों को भी हम ही पाल लेंगे, बच्चे चाहिए तो ले जाओ, वरना तो बच्चे भी यहीं छोड़ जाओ। आपको पता है इस ग्रह में लगभग 40 के आसपास, आंकड़ा तो 40 बता रहा है, लेकिन हो सकता है ज्यादा भी आई हो, 40 के आसपास लड़कियां आई, मतलब रात के वक्त समाज से बचते हुए किसी भी तरह। और उन लड़कियों की डिलीवरी सावित्रीबाई फुले ने, और फातिमा शेख भी इसमें मदद करती थी। और एक उनकी माँ थी जो है उनकी बुआ शगुना बाई, इनकी बुआ थी असल में शगुना बाई। इन लोगों ने डिलीवरियां करवाई है वो। आप जरा सोचो, आप आज की बात करो, आज किसी राह चलती औरत को कोई व्यक्ति अपने घर में डिलीवरी करवा सकता है? मतलब ये बात तो सोच से भी परे है। और उन्होंने कैसे कितनी लड़कियों की जिंदगियां बचाई, उनके बच्चों की जिंदगियां बचाई। हालांकि ज्यादा बच्चे बचे नहीं वहां, क्योंकि वो दवाई उल्टी सीधी जो है कुछ जड़ी बूटियां खा लेती थी। देखो, कोई प्रेग्नेंट हो गई, अनचाहे गर्भ की शिकार हो गई, तो वो तो चाहेगी ना वो गर्भ खत्म हो जाए, तो उनकी जान खतरे में आ जाती थी, लेकिन कम से कम उनकी जान तो बची। और ऐसे 4-5 बच्चे जिंदा भी बचे। उनमें से एक बच्चा था यशवंत राव, जो एक ब्राह्मण विधवा का बच्चा था। उसको इन्होंने गोद ले लिया, क्योंकि वो वहीं छोड़ के चली गई। उसको पढ़ाया, वो बाद में डॉक्टर बना। आप जरा देखो, डॉक्टर बना दिया, उसके नाम फुले ने अपनी प्रॉपर्टी कर दी। और शर्त इसी शर्त पे करी थी कि भाई ये पढ़ के डॉक्टर बनेगा, ये कुछ कामयाब होगा और समाज सेवा का काम करेगा, तो इसको प्रॉपर्टी मिलेगी। फुले ने, मैंने बताया, ठेकेदारी करते थे और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए। मैं अभी पूना में जब गया, पूना में मैं कई बार गया हूँ, तो मैंने देखा कि वहां एक पुराना ब्रिज है। वो पुराना जो ब्रिज है वो फुले ने बनाया था। शहर के बीचों बीच, अब तो खैर वो थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया है, लेकिन एक नदी गुजरती है, उस नदी को पार करने के लिए, शहर के बीच से एक नदी जाती है, उसको पार करने के लिए ब्रिज बनाया था फुले। वो फुले रिकॉर्ड है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। भाई मैं, मेरी क्लास हो रही है अभी नो नो तो नो तो दोस्तों, वो जो ब्रिज था दोस्तों, वो फुले का बनाया हुआ है। खैर मैं ये बात बता रहा था आपको कि ये जो तो वो जो पैसा कमाया, वो जो फुले ने कमाया या सारा, वो सब पे बैक टू सोसाइटी है।
और हाँ, ये जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की मैं बात बता रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा यूनिक काम था। और यहीं से उनको एक बच्चा भी मिला। सावित्रीबाई फुले ने और भी कई काम किए जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। जैसे जैसे उन्होंने एक महिला सेवा मंडल की स्थापना करी। अरे डॉक्टर, थैंक यू। तो महिला सेवा मंडल, मैं ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं फेमिनिस्ट क्यों है। फेमिनिस्ट जब किसी लेडी को जब कहेंगे जब वो महिलाओं के काज के लिए खासकर कुछ विशेष काम करे, लेकिन वो प्रोग्रेसिव भी हो, दूसरे भी जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके लिए भी काम करे। तो ये वो काम है जो उनको यूनिक बना रहा है, फेमिनिस्ट बना रहा है। महिला सेवा मंडल पर्टिकुलरली महिलाओं के ही मुद्दों को एड्रेस करता था। उसकी मीटिंग खुद सावित्रीबाई फुले लेती थी। और ये पूना में कई बार जो है इसकी इसकी मीटिंग होती थी, जिसमें वो सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा करती थी। खासकर ये फीमेल इन्फेंटिसाइड पर इसमें कई चर्चाएं हुई हैं। इस समस्या का क्या समाधान हो। इसके अलावा और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे विधवा प्रथा है, जैसे बाल विवाह है, जैसे पर्दा प्रथा है, इस तरह की जो इस सती प्रथा है, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। इनकी डेलिब्रेशंस मिलते हैं हमें। महिला सेवा मंडल नाम का जो इनका वो है। तो फुले का सावित्रीबाई फुले का एक कंट्रीब्यूशन ये है। एक और कंट्रीब्यूशन बताता हूँ, समय थोड़ा सा कम होगा मेरे ख्याल। वो है सोशल रिफॉर्म का काम, सामाजिक समाज सुधार का जो कार्य है। तो समाज सुधार के कार्य में तो वो जी जान से शुरू से ही लगी हुई थी। लेकिन मैं इसमें एक यूनिक कंट्रीब्यूशन में बता रहा हूँ। वो है कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, या इसको उस रूप में इसको तथ्य को देखिए जिस रूप में हमें समझना चाहिए उस रूप में हम नहीं समझते। ये भी इतिहासकारों की गलती है कि कोई दूसरे समाज का कोई सुधारक कोई काम कर दे ना कोई, उसको तो हम बहुत हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, दूरगामी है, समय से आगे है, फलाना फलाना ऐसे कह देते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जो ये काम किया ये लोगों को नोटिस में ही नहीं आया। ये है कि शी स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज इन इंडिया। ये सबसे पहला पहला वाक्य है। और इस तथ्य को लोगों ने गौर ही नहीं किया अभी। मैं तभी तो कहता हूं कि वो अपने पति से भी आगे। देखिए, ये काम फुले के दिमाग में नहीं आया पहले, हालांकि फुले ने मदद करी, लेकिन ये चीज सावित्रीबाई फुले के दिमाग में आई कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, जात पात को तोड़ने का यही एक तरीका है। और बकायदा सावित्रीबाई फुले को लकीली या अनलकीली, मतलब भाग्य से कही है दुर्भाग्य से, ये मौका मिला जब वो नासिक में सतारा जिले में गई हुई थी। और वहीं पे एक वाकया हो गया। एक ब्राह्मणों का एक लड़का था, उसने एक मातंग लड़की से उसका प्रेम हो गया। मातंग यानी जिनको मांग बोलते हैं, मांग या मातंग दलित वर्ग में आते हैं। और लोगों ने उनको पकड़ लिया, ब्राह्मणों ने, कि भाई ये तो बड़ा खराब काम कर रही है, तो धर्म को इन्होंने खतरे में डाल दिया। तो उनको पकड़ लिया और उनकी लिंचिंग करने वाले थे। देखिए, मैं लिंचिंग शब्द का यूज कर रहा हूं, और क्या कहोगे, यही शब्द है। उनको मारने वाले थे। असल में तो फैक्ट तो ये है, लोगों के नोटिस में नहीं आती ये बातें, और इनको दूसरे वे में पेश किया जाता है। सावित्रीबाई फुले ने उनको समझाया, और एक वार्निंग के वे में समझाया कि भैया इनको मारो मत। सावित्रीबाई फुले मतलब को पता चला तो भाग के गई वो अपना घर छोड़ के। और उनको समझाया कि भाई इनको मारोगे तो ब्रिटिश पुलिस बख्शेगी नहीं तुम्हें, तुम लोग सब जेल में जाओगे और फांसी की सजा हो सकती है तुम्हें। तो लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि कोई समझाने वाला व्यक्ति हो तो समझ में आता है, वरना तो भीड़ जो है कैसे काम करती है आप जानते हो। तो उन्होंने कहा फिर इन्होंने तो हमारा धर्म खराब कर दिया, धर्म नष्ट कर दिया, तो अब क्या करें इनका। वो बोली इन्होंने तो जो कर दिया, इनको आप मेरे हवाले करो, मैं इनको अपने आप संभालूंगी जो भी है। यहाँ से इस शहर से, वो बोले इस शहर में नहीं रहना चाहिए। बोले ठीक है, इस शहर में नहीं रहेंगे। सावित्रीबाई फुले ने उनको अपने साथ लिया उस कपल को। बड़े मासूम, मतलब मासूम सा कपल था, कम ही उम्र थी। साथ लिया और अपने घर ले आई, अपने घर रखा। और ज्योतिराव फुले पूना में थे, तो फुले को चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा। उस लेटर में वो लिखती है उस सारे वाकयात के बारे में, लिखती है कि कैसे इनको मारने वाले थे लोग और मैंने इनको बचाया है। आप इनका विवाह कराएं और इनको सेटल करें। और उसके बाद उनको वो जो है पुणे में, तो पीछे पीछे फिर वो जो है कुछ दिन के बाद खुद आई
पुणे में लेके उनको, और वहां नहीं वो खुद नहीं आई, तो इसमें थोड़ा सा तथ्य ये है कि उनको भेजा किसी भी माध्यम से, और ज्योतिराव फुले ने उनके लिए वो व्यवस्था करी, मतलब उनकी विवाह भी कराया और उनको पूना के समाज में मतलब कहीं सेटल भी कर दिया, काम धंधे में भी लगा दिया। और पूना का सोसाइटी एक मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी बन रहा था, अंग्रेज भी रहते थे, ब्रिटिश सरकार का निजाम भी था वहां पे। पूना अंग्रेजों की पहली राजधानी था असल में, बॉम्बे बाद में बनता है महाराष्ट्र में। और वो लोग मिक्सअप हो गए उस सोसाइटी में, बच गए। ये देखिए कितना बड़ा काम है। तो ये मैं कहता हूँ समाज सुधार में एक दूरगामी, मतलब अपने समय से बहुत आगे का कदम, बहुत मतलब समय तो बहुत बाद में आता है। समय तो देखो आज भी नहीं आया वैसे तो, आज भी हमारे यहाँ कोई अंतरजातीय विवाह कर ले मार डालते हैं लोग। और सावित्री बाई फुले उस जमाने में कपल को बचाने में कामयाब रही और इंटरकास्ट मैरिज का एक एग्जाम्पल एस्टेब्लिश किया। मैं और कितने बातें बता सकता हूँ। एक चीज और है, एक योगदान सावित्री बाई फुले का, वो है बाल आश्रम की स्थापना करना। बाल आश्रम, ये बात उनके आखिरी दिनों की है। 1880-82 के आसपास की बातें हैं ये, ज्यादा आखिरी दिन तो नहीं है वैसे, इसके बाद भी काफी देर जिंदा रहती है, लेकिन हाँ फुले के जिंदगी का आखिरी दशक है ये। 1879 के आसपास इसमें डेक्कन में बहुत भारी एक अकाल पड़ता है। डेक्कन बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र का जो एरिया है ना, पठारी एरिया है। तो डेक्कन में अकाल अकाल पड़ता है, उसके कारण जो है ना, उसी बैकग्राउंड में वहां दंगे फसाद भी हुए, भुखमरी के कारण, बाद में कुछ और भी कारण बनते हैं उनके। खैर, उस अकाल के दिनों में बहुत सारे लोग दरबदर हो गए, कुछ लोग, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बेघर हो गए। अकाल के बारे में भी उल्लेखती है कि कैसे हालत बन रहे हैं, कैसे जो है, कैसे लोगों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, और कैसे जो है निर्दोष लोगों को पकड़ लिया जाता है दंगे फसाद के नाम पे। और वो डीसी तक के पास जाती है, एक चिट्ठी में वो लिखती है कि मैं डीसी से मिलने गई और उनको बताया कि कैसे किसानों को, कुणबी लोगों को, जिनको आजकल मराठा कहते हैं, कुछ कुणबियों को उन्होंने पकड़ लिया था गलत झूठी शिकायत के आधार पे। उनको मैंने छुड़वाया कि भाई ये लोग जो है दोषी नहीं है। और इस तरह से वो अकाल राहत में निरंतर काम करती रही, फुले भी और ज्योतिराव फुले भी। तो जो बच्चे अनाथ हो जाते थे, जिनके माँ बाप दोनों ही मारे जाते थे, तो ऐसे बच्चों को, जैसे आज भी पेंडेमिक का दौर है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, ऐसे मतलब घटना चीजें सामने आई हैं कि जहाँ बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे बच्चे उस जमाने में तो बहुत बड़ी तादाद में अनाथ होते थे। ऐसे बच्चों को लिए उसने, फुले ने, पुणे में बाल आश्रम बनाया। बाल आश्रम, आपको ताजुब होगा जान के, लगभग 2000 के आसपास बच्चे जमा कर लिए थे। इधर उधर से कहां कहां से लेके आए फुले और फुले दंपत्ति। कुछ इसमें से मालवा के बच्चे थे, कुछ डेक्कन के बच्चे थे, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के ही हो, तो मालवा तक के इलाकों के बच्चे लेके आए हैं वो। उन बच्चों के लिए वो फ्री किचन चला रहे हैं। देखिए, ऐसा कमा रखा है ज्योतिराव फुले ने, उनके पास 25 एकड़ जमीन भी है, लेकिन उस पैसे को कैसे पे बैक करते हैं, मतलब उसको पे बैक टू सोसाइटी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा उनके अपने पैसे से। उन्होंने और सामाजिक संगठनों को कहा, दूसरे सामाजिक संगठन भी आगे आए, पैसा इधर उधर से आता रहा, और ये जो है वो फ्री किचन भी चलता रहा, और किचन के साथ साथ एजुकेशन। इस बाल आश्रम में दोनों ही चीजें हैं, किचन और एजुकेशन, दोनों का प्रबंध था। और इसी दौर में उन्होंने काफी स्कूल और बनाए, जगह जगह छोटे छोटे स्कूल। बाद में जब वो सेटल हुए लोग, तो उनके लिए हर गांव में स्कूल बनाए। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अकाल के दिनों में कितना काम किया है एजुकेशन का भी। इसलिए मैंने कहा सैकड़ों स्कूल खोले इन्होंने। अच्छा, एक और बड़ा कदम जो ज्योतिराव फुले ने उठाया, वो था सत्यशोधक समाज। आप जानते हो, सत्यशोधक समाज की स्थापना नो डाउट फुले ने करी थी, लेकिन सावित्री बाई फुले उनकी प्रेरणा थी। लेकिन प्रेरणा ही नहीं है, सावित्री बाई फुले पीछे काम, इस संगठन के लिए निरंतर काम करती रही। चलो, फुले के टाइम में दोस्तों ये जो काम था, तो उसमें सावित्री बाई फुले का सीधा सहयोग कम दिखता है। लेकिन मैं उनकी डेथ के बाद की बात करता हूँ। 1890 में फुले की डेथ हो गई।
अब ये संगठन नया नया संगठन बना है, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1873 में बना है, 1873 में। तो अब देख लीजिए आप, 1890 में फुले की डेथ हो गई है, तो अभी बहुत कच्ची अवस्था में ही था। खासकर पिछड़े समाज का एक संगठन है, पिछड़े वर्ग के लोग ही कुछ सहयोग देते थे, कोई सेठ साहूकार तो कोई सहयोग देते नहीं थे, तो फाइनेंशियल समस्या भी थी। और भी कुछ अपने समाज के लोग, यानी कि जो किसान हैं, जो किसान समाजों के लोग हैं, वो भी कंजर्वेटिव थे, तो इतना सहयोग नहीं मिल रहा था। इस संगठन को बचाना, फुले के बाद, फुले का तो एक करिश्माई व्यक्तित्व भी था, फुले से बहुत लोग जुड़े हुए थे। जो गायकवाड़ थे बड़ौदा के जो राजा, वो भी फुले के मित्र थे, उधर से भी सहयोग मिलता था। फुले को ब्रिटिश सरकार से भी सहायता मिल जाती थी। तो दूसरे समाज से, ये रानाडे जैसे लोग हैं, स्वामी दयानंद जैसे लोग हैं, ये भी फुले के मित्र थे। देखिए, फुले के वैचारिक मतभेद भले ही थे, पर मित्रता भी बनी रही। ये बात सीखनी चाहिए वैसे हमें। आज हम पता नहीं क्यों दूसरे लोगों से बैर पाल लेते हैं, उनसे भी सहयोग लिया जाता है, ये फुले से सीखा जा सकता है। फुले ने इनकी मदद भी करी है, स्वामी दयानंद की भी मदद करी है, फुले ने उनका जुलूस निकलवाया था। और रानाडे की भी मदद करी है, लेकिन आलोचना भी करते हैं उनकी। तो खैर, इस सत्य शोधक समाज को स्थापित करने में और इसको चलाने में, मतलब फुले तो किसी तरह सफल हो पा रहे थे, लेकिन अब उनकी डेथ के बाद संकट आ गया। लेकिन उस समय सावित्रीबाई फुले की लीडरशिप की का पता चलता है हमें, नेतृत्व की, मतलब क्या ताकत थी उस औरत में, कि उसने 1897 तक लगातार इसको इसको लीड दिया है, इस संगठन को मार्गदर्शन दिया। एक बार तो उसकी अध्यक्षता भी करी, 1893 में जो इसका सेशन हुआ, उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी करी है खुद। अब ये एक यूनिक बात है, उस जमाने में किसी लेडी ने किसी संगठन की अध्यक्षता करी हो, किसी बड़े संगठन की। ये भी एक यूनिक बात है, ये शायद मेरे ध्यान में नहीं आती, देखना पड़ेगा और संगठनों को भी हमें। लेकिन ये यूनिक है, और यूनिक इस वे में भी है कि इस संगठन को उन्होंने बचाया, खत्म होने से बचाया इस संगठन को। और उसके लिए कुछ नए प्रोग्राम दिए, जिससे ये खासकर जो है लेडीज को इसमें बड़े पैमाने पे जोड़ा इसको। और वो काम जो मिशन फुले ने शुरू किया था, वो आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं 2-3 बातें और बताता हूँ। सावित्रीबाई फुले का जो अंतिम बलिदान है, मैं अंतिम बलिदान कह रहा हूँ, ये लॉर्ड्स, मतलब इसको सुप्रीम सेक्रिफाइस कहना पड़ा चाहिए हमें, जैसे शहादत जिसके लिए एक शब्द है। असल में वो सामान्य मौत नहीं मरी, वो एक शहादत है। मेरे ख्याल आप लोग जानते भी होंगे कि उस समय प्लेग फैल गया था पूना में, 1897 की बात है ये, 1897 की। पूना में और महाराष्ट्र के कई जिलों में प्लेग फूट पड़ा। और प्लेग ऐसी बीमारी है जैसे ये आजकल पेंडेमिक चली हुई है, इसी तरह वो छूत की बीमारी थी। और तो सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, प्लेग राहतों के लिए वो आगे आई, प्लेग पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाए, लगातार काम कर रही थी। अब उनका जो बेटा था डॉक्टर से कहा अपने बेटे से कि भाई हमें क्लिनिक बनाना पड़ेगा। उन्होंने क्लिनिक बनाया पुणे शहर से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि पेंडेमिक है ना ये, तो मरीज आते हैं पीड़ित, ताकि दूसरे लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। तो शहर से थोड़ा सा बाहर उन्होंने एक अपना ये क्लिनिक बनाया, वहां उसका इलाज करते थे खुले में मरीजों का। तो इस तरह से बहुत लोगों की जान बचाई। अब एक बार क्या हुआ कि एक कोई युवा था, कोई यंग बच्चा था, कोई मतलब किशोर होगा शायद, उसको ये प्लेग हो गया और वो मरने जैसी हालत में था। सावित्रीबाई फुले की आप जी जीवाशा देखिए और उस करुणा की भावना देखिए। उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया और उस बच्चे को कंधे पे लाद के और क्लिनिक में ले आई, क्योंकि कोई साधन नहीं मिला। और एज पता कितनी उस समय उनकी एज है 67, 67 साल की उम्र है, मतलब एक सीनियर सिटीजन हो गई है, लेकिन ताकत भी देखिए, ताकत। एक बच्चे को कंधे पे उठा के वो वहां ले आई, मतलब कितनी दमदार लेडी होंगी, है ना। लेकिन भाई कितनी ताकत हो, ये जो कीटाणु हैं, ये जो वायरस हैं, ये तो इस वायरस से खतरनाक कुछ नहीं होता, इससे ताकतवर कुछ नहीं होता। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो दोबारा एक नया म्यूटेंट आया, सावधान रहना। पीछे हमने देखा सेकंड वेव में कितने लोग मारे गए, कितने लोग गए हैं, मतलब हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे लोग जो बहुत ही क्लोज थे। तो सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को, जैसे डॉक्टर
डॉक्टरों ने जो है अपना करते हैं, उसी तरह जो वॉलंटियर करते हैं, सावित्रीबाई फुले ने उस समय रिस्क में डाल दिया। हालांकि उस बच्चे की जान बच गई, लेकिन ये इन्फेक्टेड हो गई और उसके बाद उनके बेटे भी उनकी जान नहीं बचा पाए। इस तरह से उनका वो शी डाइड अ हीरोइक डेथ। ये कोई ऐसी वैसी मौत नहीं है, हीरो मरते हैं ऐसे, शहादत है ये कि भाई कैसे समाज सेवा करते करते, मानवता की सेवा करते करते वो चली गई दुनिया से। कितनी सारी चीजें हैं, मतलब सावित्रीबाई फुले, हम इन लोगों को महान कहते हैं। महात्मा फुले को पहला महात्मा कहा गया, खुद ज्योतिराव, कुछ महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मेरे को महात्मा वैसे घोषित कर दिया तुम लोगों ने, ये गलत है, मैं महात्मा नहीं हूँ, सच्चा महात्मा तो फुले हैं। देखिए महात्मा गांधी लिख रहे हैं और विवेकानंद लिख रहे हैं, आई हैव डीप रेफरेंस फॉर ज्योतिराव फुले हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर। ये देखो दूसरी धारा है, ये जो हिंदुत्ववादी धारा के लोग जोड़ते हैं किसको, विवेकानंद को, ये दूसरी धारा है। एक गांधीवादी धारा है, वो उनको सम्मान देती है। विवेकानंद वाली धारा है, वो उनको सम्मान देती है क्योंकि विवेकानंद ने ही कहा है। और एक अम्बेडकरवादी धारा है, एक जो बहुजन धारा है हमारी, फुले बाबा साहब ने तो ये कहा कि फुले वाज अमंग माय 3 ग्रेट गुरुज, मेरे 3 महान गुरुओं में से हैं बाबा साहब, तो नहीं ज्योतिराव फुले। तो ये व्यक्ति जो है, ये जो कपल है, ये असल में सावित्रीबाई फुले नो डाउट पति के पीछे रही, लेकिन उनकी महानता, मैं कह रहा हूं उनकी महानता, देखो महान कह देते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई व्यक्ति ऐसे महान नहीं कह देना चाहिए, ऐसे नहीं बन जाता। मानता के काम इनके आप देखिए तो मतलब आप, मुझे तो कई बार मुझे तो यकीन नहीं होता है ऐसा काम कोई सामान्य व्यक्ति या आज या बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कोई कर सकता हो। जैसे मैंने कुछ काम गिनाए अभी। अब 2-3 बातें और हैं लास्ट में दोस्तों। फुले का जो योगदान है वो उसके कई आयाम हैं। ये तो चलो समाज सेवा के काम, समाज करुणा के जो काम है, सुधार के, ये तो है ही है। इसके अलावा उसने जो लिखा है, शिवाजी पोइट, शिवाजी रिवोल्यूशनरी पोइट, शिवाजी प्रोग्रेसिव पोइट, जैसे फुले थे जैसे वैसी ही सावित्रीबाई फुले की कलम चलती थी। उन्होंने 2 काव्य संग्रह लिखे जो कि प्रकाशित हैं, और भी लिखा होगा लेकिन ये तो प्रकाशित फॉर्म में आज हमें मिलते हैं। एक का नाम है काव्य फुले, काव्य फुले, ओके। तो इसमें फुले के नाम से ही अपनी पोएट्री दी है उन्होंने, और एक तरह से ज्योतिराव फुले के प्रति भी समर्पण इसमें जाहिर होता है। तो इसमें कुछ कविताएं पति की भी उन्होंने शामिल करी है, काव्य फुले। और एक दूसरा काव्य संग्रह है वो है 52 काशी सुबोध रत्नाकर। तो ये मराठी भाषा में इन्होंने पोएट्री लिखी। ये देखिए आप, मैं उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट जो कहा है मैंने, देखिए फुले, सावित्रीबाई फुले ने इसमें एक स्लोगन बार बार रिपीट किया है इन कविताओं में। वो मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। वो लिखती है, गो गेट एजुकेशन एंड गेट एनलाइटन। ये है उसका थीम, यानी कि जाओ शिक्षा हासिल करो। ये दबे कुचले लोगों को कह रही है। देखिए 2 बात है इसमें, जाओ शिक्षा हासिल करो, इतना ही नहीं है शिक्षा हासिल करो, शिक्षा की बात तो सारे ही करते हैं, शिक्षा की बात तो गांधी भी करते हैं, शिक्षा की बात तो विवेकानंद भी करते हैं, दयानंद भी करते हैं, लेकिन शिक्षा किस तरह की, शिक्षा हासिल करने से मिलेगा क्या, ये फर्क है। ये ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की अप्रोच में और बाकी लोगों की अप्रोच में फर्क है। फर्क क्या है, गेट एनलाइटन्ड, यानी कि प्रबुद्ध हो जाओ। एनलाइटमेंट, ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि जगाओ। बाकी के लोग शिक्षा की बात करते हैं तो वो कहते हैं 3R की एजुकेशन लो, 3R यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। बस थोड़ा सा हिसाब सीख लो, थोड़ा सा पढ़ना सीख लो, थोड़ा सा लिखना सीख लो। अरे ये कोई शिक्षा है? पढ़ना लिखना सीख लिया फिर भी दिमाग में अंधविश्वास जो है वो भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है। आप प्रोग्रेसिव नहीं हुए, क्या शिक्षा ली? इसलिए मैं फुले की, ज्योतिराव फुले की शिक्षा को उन्होंने एक पैरेलल पेडागोगी दी है, और जो सावित्रीबाई फुले की पोएट्री से भी झलकती है। ये है पैरेलल पेडागोगी, यानी पढ़ाने की एक बिल्कुल नया मेथड, नई तकनीक जो कि एनलाइटमेंट देता है, जो कि प्रबोधन देता है, जो कि बुद्धि के बल्ब को जगाता है। जो बुद्ध कहते हैं, अत्तो दीपो भव,
यानी कि अपने दीप खुद बनो। दोस्तों, ये बुद्ध का विचार था। मैं फुले को बुद्ध की परंपरा में ही मानता हूँ। फुले ने खुद लिखा है कि मैं जिन व्यक्तियों से प्रेरित हूँ, ज्योतिराव फुले की बात बता रहा हूँ, वो 3 व्यक्तियों के नाम लेते हैं। वो कहते हैं मैं 3 या 4 व्यक्तियों से प्रेरित हूँ। वो एक टॉमस पेन का कई बार नाम लेते हैं, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े रिलीजियस रेडिकल हैं। टॉमस पेन का राइट्स ऑफ मैन नाम की एक किताब थी उनका, पढ़ा था उन्होंने उसकी किताब में। और राइट्स ऑफ मैन में वो मानव अधिकारों की घोषणा करते हैं। मानव अधिकार, ब्लैक लोगों के अधिकारों की बात करते हैं टॉमस पेन। और फुले ने उससे प्रेरित होकर लिखा कि भारत में शूद्र अति शूद्र जो हैं, ये इनके मानव अधिकार छीन लिए गए हैं, ये गुलामगिरी में है। उन्होंने जो किताब लिखी गुलामगिरी, और वो अधिकार हमें लौटाने होंगे। तो ये है फुले का विजन। तो लेकिन फुले सिर्फ टॉमस पेन से प्रभावित नहीं है। कई लोग कह देते हैं वो तो भाई पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित है, ये गलत है। अरे फुले हो चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, सभी हैं तो भारत के ही लोग। तो हमें पश्चिमी चिंतकों को भी पढ़ने में परहेज नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए पश्चिम को छोड़ ही दो, ये बकवास है। अरे ज्ञान की कोई सीमाएं थोड़ा ना होती। कुछ लोग कहते हैं बस सारा ही ज्ञान भारत में आया, ये भी बकवास है। लेकिन भारत की जो परंपराएं हैं, ज्ञान की परंपराएं, उनको अगर वो श्रेष्ठ परंपराएं हैं तो वो भी हमें भुलानी नहीं चाहिए, ये बात कह रहा हूं मैं। और इस मामले में फुले 3 व्यक्तियों से प्रेरणा पाते हैं। वो सबसे पहले प्रेरणा पाते हैं किससे? तुकाराम से, जो कि महाराष्ट्र के कुणबी जाति के एक रेडिकल संत है। संत तुकाराम कुणबी है, मराठा है। ओके, खुद शिवाजी तुकाराम से मिलने गए थे। ये कई लोग ज्ञानेश्वरी को चढ़ाते हैं कि ज्ञानेश्वरी से ज्ञान लिया और क्या कहते हैं ज्ञान देव के शिष्य थे, बकवास है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, ज्ञानेश्वरी और ज्ञान देव से प्रभावित नहीं थे शिवाजी। कभी एक बार भी शिवाजी मिले नहीं। वो तो तुकाराम के शिष्य हैं। तो तुकाराम जो कि बहुत रेडिकल है। और दूसरा नाम है कबीर, जो उत्तर भारत के संत भले ही है, लेकिन महाराष्ट्र तक दक्षिण भारत तक उनकी धूम थी। तो दूसरा व्यक्ति देखो, कबीर से रेडिकल कोई हुआ है ना? दूसरे कबीर का प्रभाव। और तीसरा बुद्ध का बहुत बार नाम लेते हैं फुले, ये हम कम जानते हैं। ये जो एनलाइटमेंट का विचार आता कहां से है? अत्तो दीपो भव, एनलाइटमेंट, प्रबोधन, बुद्धि का जागना। एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई कहीं आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, कोई हवा हवाई। मैं नहीं मानता ये आध्यात्मिक बातें। आध्यात्मिकता क्या होती है? सब रहस्यवाद है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है अपनी बुद्धि पे भरोसा करो, रैशनल थिंकिंग लाओ, अपने दिमाग को चलाओ, तर्क के आधार पे सोचो, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचो। ये है फुले की सोच, यही सावित्रीबाई फुले की सोच है। इसलिए वो कहते हैं गो गेट एजुकेशन एंड गेट एनलाइटन। ये 3 बात बड़ी मीनिंगफुल है। एक और जगह लिखती हैं अवेक एनलाइटन एंड स्मैश द ट्रेडिशंस। देखिए पोएट्री, देखिए सावित्रीबाई फुले की पोएट्री पढ़ के तो देखो, आपको हिला देती है। वो कहती है अवेक एनलाइटन, यानी उठो जागो, प्रबुद्ध बनो, एंड स्मैश ट्रेडिशंस, परंपराओं के बेड़ियों को तोड़ दो। ये है फुले की क्रांति की, सावित्रीबाई की क्रांतिकारी वाणी। परंपराओं को तोड़ दो। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मेरी ये अभी तक की जो स्टडी है उसके बेस पे मैं ये कह रहा हूं कि सावित्रीबाई फुले नो डाउट भारत की प्रथम फेमिनिस्ट हैं। तो आज के लेक्चर का विषय आप ये समझ लीजिए, आज जो हमने लेक्चर किया है ये इस रूप में है कि सावित्रीबाई फुले द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। मेरी बात पूरी हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सबने ध्यान से सुना, मेरे ख्याल आपको अच्छा लगा होगा। कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुभाष जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर एस.के. चहल जी। आपने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवन के जो बहुत सारे पहलू हैं जो उन्होंने काम किए, उन सब के ऊपर प्रकाश डाला और बताया हमारे विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सावित्रीबाई फुले और उनका जीवन, उनके कार्य, जिस तरह से आपने पूरी ट्रेडिशन में, परंपरा में और ऐतिहासिक युग के अंदर उसको देखा है, उससे हमारे विद्यार्थियों को
जरूर नई दृष्टि मिलेगी। बहुत सारी जानकारियां भी आपने दी और दृष्टि भी दी, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी दृष्टि के सहायता से ये अपने जो ज्ञान के पूरे दूसरे जो स्रोत हैं और जो अध्ययन करते हैं, उसका जरूर हमारे विद्यार्थियों को इसमें फायदा होगा। फुले, सावित्रीबाई फुले की जयंती है तो कोई उनकी पूजा की वस्तु नहीं है वो, बल्कि जो सावित्रीबाई फुले का जो काम था, जो सावित्रीबाई फुले ने काम किया, जिसकी वजह से हम उनको आज 191 साल हो गए उनको जन्म को, और उनकी मृत्यु को भी लगभग 120 साल के करीब, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। तो वो किस तरीके से, वो कौन से काम थे जिनकी वजह से हम उनको याद करते हैं, हमारी प्रेरणा का वो बना हुआ है, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और आज के समय में वो जो उनकी दृष्टि है, जो उन्होंने आयाम स्थापित किए थे, जो नजर बनाई थी, वो हमारे समाज को देखने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और यदि उसी दिशा में आगे बढ़ा जाए तो जो उन्होंने अपने समय के अंदर रूढ़िवादी शक्तियों को, प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को और मानव विरोधी शक्तियों को, सत्य विरोधी शक्तियों को, न्याय विरोधी शक्तियों को एक चुनौती प्रदान की थी अपने लेखन के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से, और सिर्फ की ही नहीं थी बल्कि उसका एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। वो सब चीजें हमारे लिए काम की बात है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और पूरी जो ये विवेकशील जो परंपरा है भारत की, उसको याद करने का मतलब है उस पूरी परंपरा की दृष्टि को अपने जीवन में और अपने दृष्टि में धारण करना। इसीलिए हम ये कार्यक्रम, ये बातचीत, इनका अध्ययन करते हैं ताकि हम कुछ इनसे प्राप्त कर सकें, हमारे दृष्टि में, हमारे सोचने के तरीके में वो बात आ सके जिस तरह से इन्होंने अपने समाज का विश्लेषण किया था। समस्याएं हमारी हैं, लेकिन उन समस्याओं को समझने में जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने, और जिस तरीके से आपने बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई विद्यार्थी यदि इसमें कुछ पूछना चाहता है, हालांकि आपने बहुत ही एक इस तरीके से बताया है कि बहुत सारे सवाल हैं, और मेरे ख्याल से ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए भी ये बात हम लगातार करते हैं कि सिर्फ सुन के और तुरंत आपको जवाब चाहिए, उसके साथ कुछ अपना अध्ययन भी करने की जरूरत होती है। और फिर उसमें से जो सवाल बनते हैं, कि जो सवाल उठे हैं, उन सवालों पे निरंतर विचार करने की जरूरत है। ये सावित्रीबाई फुले जयंती के दिन ही ये बात खत्म नहीं हो जाती, ये तब से ही चल रही है। जैसे प्रोफेसर चहल ने कहा, महात्मा बुद्ध, या उससे भी पहले जो भौतिकवादी परंपराएं हैं, चारवाक वगैरह, तो ये एक निरंतर धारा चलती है और एक विचार है जो चीजों को एक विवेकपरकता के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ देखता है, ना कि किस्मत के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, पराभौतिक दुनिया के हिसाब से देखता है। तो एक ये दृष्टि है। इस दृष्टि ने भारतीय समाज को, भारतीय ज्ञान की मेधा को, मीमांसा को बहुत ही समृद्ध किया है। और यदि ये कहो कि जो समाज में जितनी तरक्की हुई है, चाहे विज्ञान की हो या जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं आसपास, वो सबका बहुत ही गहरा रिश्ता है इस ज्ञान के साथ और इस दृष्टि के साथ। जैसे प्रोफेसर चहल ने बताया कि ज्योतिबा फुले, जिनको महात्मा कहते हैं, वो ऐसे महात्मा नहीं थे कि जो हिमालय पर्वत में जाके समाधि लगा के बैठ गए हों और माला जप रहे। वो ऐसे महात्मा नहीं थे। वो ऐसे महात्मा थे जो लोगों के जमीर को, उनकी चेतना को जगाते थे, उसके अंदर ज्ञान उद्बोधन करते थे। वो ऐसे महात्मा थे जो समस्याओं से जूझते हुए, काम करते हुए
अपनी चीजों को बनाते थे, कुछ ना कुछ आने वाले समाज को उन्होंने दिया। और सावित्रीबाई फुले, यदि आप उनकी जिंदगी की घटनाओं की एक क्रम बनाएं, जो पूरी एक क्रमिक चीज में भी देखें, तो निरंतर सावित्रीबाई फुले का भी विकास होता गया है। जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, आम तौर पे भारत में 3-4 बातें महापुरुषों के बारे में जरूर कही जाती हैं कि वो बचपन से ही महान थी, और कई बार तो बल्कि पिछले जन्मों की चीजें भी जोड़ दी जाती हैं उनके साथ। ये एक धारणाएं हैं ऐसी महापुरुषों के बारे में, सबके बारे में ही वो कही जाती हैं आमतौर पे। लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, यदि हम इनकी जिंदगी का विकास देखें तो हम ये पाएंगे कि एक साधारण परिवार में, जिसकी कोई बहुत उस तरह की समृद्ध परंपरा नहीं है ज्ञान की, बल्कि है ही नहीं, अपने अनुभव से और अपने जीवन से जुड़ते हुए किस तरह से वो सारी दुनिया के सामने उदाहरण स्थापित कर पाते हैं। ये जो बात है कि अपने ही समाज से, अपने ही अनुभवों से, सावित्रीबाई फुले का ज्ञान ना तो अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ करके आया था, और ना ही संस्कृत के महान ग्रंथ, जिनको ये कहा जाता है कि सारा ज्ञान उन्हीं में ही सिमटा हुआ है, और बड़े बड़े उत्सव भी उस चीज के मनाए जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले का ज्ञान अपने हमारे समाज में जो अंतर्विरोध थे, जो जीवन था, उसके सामने पेश आ रही जो चुनौतियां थी, उनके साथ संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, उनको समझते हुए आया। जैसे डॉक्टर चहल ने बार बार जिक्र किया, वो ये कि आखिर सावित्रीबाई को क्या सूझी। कोई सावित्रीबाई फुले अकेली महिला तो नहीं थी पूना में या सतारा में, सैकड़ों की संख्या में और महिलाएं भी थी, कुनबियों के घर में भी थी, पिछड़ों के घर में भी थी। सावित्रीबाई फुले ही इतनी महान क्यों बनी? जब हम इस सवाल के जवाब में जाते हैं, ये देखना शुरू करते हैं, तो जो ये बताया कि वो जो सोच है कि जीवन में कुछ गड़बड़ है, जो कही गई बातें हैं, जो समाज में स्थापित प्रभुजन हैं, अभिजात्य लोग हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो हमारे सामने एक लाइफ का मॉडल पेश कर रहे हैं, या जीवन के बड़े मकसदों के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ही नहीं, बल्कि आमूलचूल सुधार की जरूरत है। शीर्षासन किए हुए हैं चीजें, उसको सीधा करना है। उल्टी खड़ी है कि जहां से हम शुरू करते हैं वहां की बजाय कहीं और से शुरू करना होगा। और उसको शिक्षा पे इतना जोर क्यों दिया? यदि हम इस बात पे जाएं कि शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने इतने स्कूल बनाए, साड़ी पे कीचड़ खाया और क्या क्या नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊंचे स्तर पे जो बंदा बैठा है या वर्ण बैठा है, वो है जिसके पास ज्ञान के स्रोत है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करके ही उसको सबसे टॉप में जो बैठा हुआ है, और उस ज्ञान, क्योंकि वो हमारे दिमागों को नियंत्रित करता है, हमारे माइंड्स को वो चलाता है, क्योंकि व्यक्ति का इंजन क्या है? उसका दिमाग है। यदि उसी के ऊपर ही कब्जा कर लिया गया है, या उसको पोल्यूट कर दिया गया है, विकृत कर दिया गया है, या उसको निराश और उदास कर दिया गया है, या उसको पैसिव कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया है कि ये तो भाग्य, जो होगा सो होगा, नियति है, तो व्यक्ति की या उस वर्ग की तरक्की क्या होगी? तो ये बात इनको समझ में आई कि सारे जो समस्याएं हैं सोच की, उसकी कुंजी है नॉलेज। और कैसी नॉलेज? जो विवेकशीलता पे हो, जो तर्क पे हो, जो इस दुनिया का ज्ञान हो। तो इसलिए इन्होंने इतने कष्ट उठाए, और धीरे धीरे ये बातें समझ में आती चली गई
कि सिर्फ शिक्षा से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बहुत बड़े ओहदों पे भी बैठे हुए हैं और उनके अंदर ज्ञान का घमंड और अभिमान भी है। तो शिक्षा से आगे भी जरूरत है। अब जो ये प्रसूति गृह का खोलना है, इतनी बड़ी समस्या भारत में कि जो उसके लिए आज भी कोई सोच नहीं पाएगा इस बात को। ये जो बराबरी का जो सवाल है कि लैंगिक भेदभाव हो चाहे जातिगत भेदभाव हो, इसको उन्होंने सारी चीजों का 2-3 बातों के अंदर निचोड़ है इनके पूरे ज्ञान का, फिलोसफी का। जो समानतापूर्ण समाज है, समता, बराबरी या फिर न्याय जो इस समता के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर सत्य जिसमें ये काम करती रही, जिसकी अध्यक्ष रही सत्य शोधक समाज, जो सत्य की छानबीन करता है, सत्य की पड़ताल करता है। क्योंकि सत्य के नाम पे ही सारा झूठ का प्रपंच रचा जाता है कि सत्य क्या है। पहले यहां से बात शुरू की जाती है कि ये दुनिया तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है, सत्य की छानबीन करना बहुत जरूरी है। किसी को गिफ्ट में सत्य नहीं मिलता है, किसी को तोहफे में सत्य नहीं परोसा जाता है। उसको खुद अपने सच्चाई की पड़ताल करनी पड़ती है, पहचानना पड़ता है, उसको अर्जित करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है सत्य को। सत्य को प्राप्त करने का जो स्ट्रगल है वो इन्होंने, फुले दंपत्ति ने विशेष तौर पे अपने जीवन से इस चीज को प्राप्त किया। और ये हमारे जीवन में तो आप देख ही सकते हैं कि जो पोस्ट ट्रुथ है जिसको बोलते हैं कि भाई झूठ का ही बोलबाला है, झूठ का इतना बड़ा रची जा रही हैं चीजें। तो ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो प्रोफेसर चहल ने बताई सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य पे। इस अवसर के ऊपर हमारे लिए सोचने के लिए बहुत सारी सामग्री है। और सावित्रीबाई फुले के अपने जो राइटिंग्स हैं, उनके जो अपने जो भाषण हैं छोटे छोटे 5, उनको आप देखो, या उनकी कविताएं देखो, या उनके पत्र देखो, या उन्होंने जो ज्योतिबा फुले के भाषणों को संकलित किया और 1856 में ही जिसका प्रकाशन हुआ, वो एक अद्भुत अपने आप में बात है कि वो किस तरीके से अगली पीढ़ी को प्रदान करते थी। और यदि उन कविताओं के अंदर जिस तरह से नेचर के साथ, क्योंकि एक ये किसानी परिवार से जुड़ी हुई थी, और किसान का और नेचर का जो संबंध होता है वही असल में मानव की उत्पत्ति का सबसे पवित्र रिश्ता है। वही यदि हमारा नेचर से कनेक्शन कटता है, और जिस तरह से उनकी पोएट्री में आता है, नेचर का मतलब सिर्फ बर्फीले पहाड़ नहीं होते, नेचर का मतलब सिर्फ वो चीज नहीं होती जिनको हम पहाड़ों पे ढूंढने जाते या गोवा की बीच पे ढूंढने जा रहे। नेचर का मतलब ये जो हमारे आसपास जो प्रकृति है, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारे जीवन का और उसका बहुत ही गहरा ऑर्गेनिक जैविक रिश्ता है, वो उनकी कविताओं में जब आप देखेंगे, उनकी कविताओं में जिस तरह से फूल और उनके कलर और हर फूल का जो सौंदर्य है, और उसको किस तरह से उन्होंने जिंदगी के साथ जोड़ा, यदि हम उसको देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार पोएट्री की जो ब्यूटी होती है, कविता की अपनी एक ब्यूटी होती है, वो हमें इसमें मिलेगा। और ऐसे ऐसे फूल, जूही का फूल, कनेर का फूल, जो कि सबसे ज्यादा वो माने जाते हैं, एक तरह से उपेक्षित फूल माने जाते हैं, वो सब इनकी पोएट्री का पार्ट बने। और जो पोएट्री के अंदर भी यदि हम देखेंगे कि जिस तरह से कविताएं नाटकीय अंदाज में लिखी, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मैं कोई बहुत इसके इतने अच्छे भाषण के बाद कोई एक और भाषण नहीं देना चाहता हूँ, चिपकाना चाहता हूँ। तो फिर कभी उस बात के लिए, तो किसी ने, कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो कोई बात ये रख ले, कुछ कहना चाहता है तो कह भी सकता है, लेकिन कुछ कैमरे जरूर ऑन हो जाएं। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे,
सर पहले कुछ और स्टूडेंट यदि कुछ कहना चाहें तो कहें। हाँ, मैं एक थोड़ी सी आप जो टिप्पणी करी है, इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा। ये आपने मुझे बड़ी प्यारी लगी आपकी ये जो टिप्पणी है, कि सारा जो जितना भी झूठ है ना वो सत्य के नाम से ही पेश किया जाता है। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा फूले की बात लेके आ रहा हूँ कि ये बात सही है वैसे। सारा झूठ जो देखिए, सारे धर्म ये कहते हैं, सारे ही धर्म, कि भाई ईश्वर सत्य है, कहते हैं ना। लेकिन इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। अगर साइंटिफिकली सोचो ना, साइंस तो नहीं मानता ना ईश्वर को, तो साइंटिफिकली ये बात प्रूव नहीं होती कि ईश्वर सत्य है। अच्छा, इसमें एक बात याद आ गई मुझे, महात्मा गांधी भी ये कहते थे ईश्वर सत्य है। दोस्तों सुना होगा आपने, महात्मा गांधी पहले शुरू में ये मानते थे ईश्वर सत्य है। लेकिन काफी मैच्योर स्टेज जब आई गांधी जी की, आखिरी दिनों में, देखिए गांधी का भी विकास होता है, हर एक थिंकर का विकास होता है। मैंने गांधी को भी बहुत थोरोली पढ़ा है, और असल में मेरे पीएचडी का विषय कांग्रेस और गांधी पे ही था। तो गांधी बाद के दिनों में ये कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है ना। यहाँ पे वो फुले के करीब पहुंच गए। फुले भी यही कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए फुले ने जो संगठन बनाया वो था सत्य शोधक समाज। फुले का जो धर्म का विचार था दोस्तों, वो है सत्य धर्म। ध्यान देना, ये सत्य धर्म, ये वाज ए ट्रू सत्य धर्म। वो सबको कहते हैं सत्य धर्मी बनो। आपके अपने जो संगठित धर्म है ना, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स जो बन गए, वो मानते रहो। वो कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू भी रहो, तो मुसलमान भी रहो, सिख भी रहो। कुछ रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो रिस्पॉन्स यहाँ देते पे थोड़ा। कीर्ति सैनी भी बैठी हुई है, शायद वो कुछ कहेगी। तो और भी हाँ, जो बस मैंने बात पूरी कर दी, मैंने पूरी कर दी। हाँ, पूछिए ओके, प्लीज। कोई और जो सिर्फ सवाल ही पूछने की बात नहीं है, आप अपने विचार भी कह सकते हैं, अपनी टिप्पणी भी रख सकते हैं, क्योंकि हम सब फुले जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर यस, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, हमेशा डिस्कशन की बात है। तो और कोई यहाँ पे, अरुण जी हैं, कीर्ति है, विकास है, और बहुत सारे साथ, सबके मन में कुछ कुछ बातें होंगी। तो कुछ लोग तो जरूर कहें। मैं खास तौर पे कीर्ति से जरूर कहूंगा कि कुछ बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। कीर्ति कौन है डॉक्टर साहब? ये अभी बोलेगी तो पता चलेगा। परिचय कराओ। अपना हेलो परिचय वो खुद दे देंगे। हेलो एवरीवन। जो कीर्ति। भी इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, और मैंने सारा बहुत अच्छे से सुना है। ऑल्दो होल ऑफ माय स्टडीज इन इंग्लिश, बिकॉज आई एम ए लिटरेचर स्टूडेंट फ्रॉम इंग्लिश। तो बट कैमरा ये सेट कीजिए। जितनी भी सारी चीजें, हम हिंदी तो मतलब सपने तो हिंदी में ही देखते हैं ना, क्योंकि हिंदी के ही हैं, हिंदी में पैदा हुए हैं और हिंदी में ही मरेंगे। तो इसके अंदर मुझे तो बस यही कहना है कि जो एजुकेशन में, क्योंकि मैं इंग्लिश की हूँ, तो एक ये वाली पार्ट भी है इसके अंदर की, जो लर्न इंग्लिश एक पोयम थी, और इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश कल्चर जो एक अपने साथ, जो आपने भी एक मिशनरी वाली पॉइंट रखा था, विच वॉज वेरी इंसाइटफुल। तो जो इंग्लिश एक लर्न इंग्लिश पोयम भी स्पेसिफिकली इन्होंने लिखी थी, सावित्री बाई फुले ने। तो उसके अंदर हमें ये भी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तो ये थी कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज आती है हमें, तो हमें एक जॉब मिल रही है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई वो उस टाइम पे भी, जो अंग्रेज दे रहे थे। और एक इंग्लिश कल्चर, बिकॉज वेन वी विल गेट ऑन इंट्रोड्यूस टू द लैंग्वेज, वी विल ऑल्सो गेट इंट्रोड्यूस टू द कल्चर। तो वहां पे, क्योंकि उस कास्ट वाले कल्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है वेस्टर्न सोसाइटीज में, तो हम उस कल्चर से इंट्रोड्यूस हुए, इसीलिए वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी हम फॉलो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वी आर ऑल्सो इन क्लास बेस्ड सोसाइटी, अब हम थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं, बट वो उससे काफी अच्छी है जो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। क्योंकि क्लास एक आदमी, अब मैं एक मेरे पास एक भी रुपया नहीं, जैसे अभी हमने देखा मिस वर्ल्ड जो बनी है, वो एक ऑटो वाले का, अब हम काफी एग्जांपल्स देखते हैं, आईएएस बन रहे हैं लोग, प्रेस वाले के बच्चे। तो क्लास हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कास्ट को हम लेके पैदा होते हैं। तो एक होता है कि एक आप पैदा हो गए किसी चीज में, तो आप वहीं पे। तो मेरा पॉइंट इससे थोड़ा प्रोग्रेशन की तरफ है, कि अगर हम क्लास बेस से कास्ट बेस से क्लास बेस्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इंग्लिश कल्चर, जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कल्चर था, जो मुझे लगा इस पूरी डिस्कशन में थोड़ा मिसिंग था, तो वो मेरे को वो पुट करना था। इसके अलावा तो वी ऑल नो कि सावित्री बाई फुले एंड
ज्योतिबा फूले ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं उसमें एक ये जो अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन था वो भी, एंड जो उन्होंने एक इंसिडेंट और था जब जो शेविंग ऑफ हेड होता है, मतलब जो पहले शेव कर देते थे हेड, उन्होंने वो एक स्ट्राइक भी करी थी जिसमें उन्होंने रोका था, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम मतलब आपने देखा होगा आजकल तो लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, विग्स ले रहे हैं, बिकॉज ब्यूटी का सिंबल है ना वुमेन ब्यूटी, तो ऐसे रिप ऑफ कर देना किसी की ब्यूटी को, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि मतलब हमें उसको रिप ऑफ नहीं करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं सावित्री बाई उसको भी मतलब सपोर्ट करते हैं। और जैसे हम उनकी फोटोज भी देखेंगे ना, शी वॉज वेरी, अभी हमारे पास कोई ऐसी फोटो तो नहीं है, बट शी वॉज वेरी नेचुरल एंड, बट उनको भी जैसे आप देखोगे ना मंगलसूत्र ये सब, तो वो अपने कल्चर को भी लेके चल रहे थे और वो मॉडर्न भी थे। मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे आजकल एक नोशन है कि आपने कुर्ता पहना हुआ है तो आप मॉडर्न नहीं हो, कोट पहना हुआ तो मॉडर्न हो, बट मॉडर्निटी उनको देख के जैसे वो होता है ना कि शी इज वेयरिंग मंगलसूत्र एंड देन शी इज वेयरिंग साड़ी, बट जो दिमाग से मॉडर्निटी है, जो कंसेप्ट आजकल काफी उल्टा हो गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी अभी हमें इस सोसाइटी में रखते हुए, जैसे अभी जो ये सोसाइटी हमारी 21st सेंचुरी, इससे हमें बैक जाके देखना चाहिए, मेरा ऐसा प्रोस्पेक्टिव है। तो मुझे बस यही कहना है इनके बारे में। ठीक है, थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा एक बात जी डॉक्टर साहब, कीर्ति जी ने जो ये बात कही कि भाई लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आल्सो कम्स आउट विद कल्चर, ये पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट है। और एक दूसरे वे में ये बात मैंने भी रखी थी कि भाई जो फुले थे वो मॉडर्निटी के आइडिया से, वेस्टर्न जो आइडिया थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नो डाउट कि वो इंडियन रूट्स भी है उनकी, लेकिन जो ये आपने खासकर पोएट्री का जो एग्जांपल दिया ये यूनिक है। तो ये इसके लिए आपका शुक्रिया। किसी का कोई और सवाल है तो, या किसी का और कोई ऑब्जर्वेशन? मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ना भी हो, यदि अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो भी कह दें, क्योंकि ये एक, जैसे मैंने कहा, एक सेलिब्रेशन है और जिसके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो रख सकता है। सवाल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप अपनी टिप्पणी, कोई विचार, कोई एडिशन करना चाहते हैं तो उसका भी वेलकम है। तो एक दो तो जरूर आने चाहिए, और ऐसे तो बात बनेगी नहीं, है ना? काफी लोग हैं, सवाल तो होंगे। डॉक्टर साहब एक छोटी सी, बोलो अरुण, बोलो। जी जी, ये डॉक्टर साहब ने वैसे तो काफी विस्तार से बात रखी है, और मैं साधुवाद देना चाहूंगा डॉक्टर चहल को कि बहुत बढ़िया बातचीत हुई है आज। और जो अध्यापिका के रूप में जो सावित्रीबाई फुले के जो नवाचार है ना, हमें लगता है कि वो काफी प्रेरणादायी हैं। एक अध्यापक कभी घिसे पिटे तौर तरीकों से काम नहीं लेता है, और वो अपने विद्यार्थियों के लिए तमाम प्रकार के प्रयत्न करता है। तो इसी तरह से सावित्रीबाई फुले हमें नजर आती हैं एक नवाचारी शिक्षिका के रूप में, कि वो हर एक विद्यार्थी को, और जो जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है उन तक वो पहुंच बनाती है, और तमाम प्रकार से एक तरीके से वो जूझती है, वो परेशानियां झेलती है, और गोबर कीचड़ और क्या क्या नहीं होता, मतलब लेकिन रुकती नहीं है वो। और वो पूरी टीम है, ज्योतिबा फुले हैं और हैं फातिमा शेख हैं। तो ये बहुत, और उन बच्चों के लिए ये भी पता चला है कि उन्होंने बच्चों के, आपने बताया भी है कि रहने की व्यवस्था, कि वो बच्चे पढ़ पाए, प्लेग से पीड़ित हैं वो, और अनाथ बच्चे हैं, बीमारियों से ग्रस्त उनके माँ बाप चले गए हैं, तो उनके लिए नवाचारी तौर तरीके और जो भी तरीके हैं मतलब वो अपनाती है, और एक नवाचारी जो शिक्षिका की भूमिका के रूप में भी मतलब इस तरीके से भी हमें देखना चाहिए। बस मैं छोटी सी इतनी टिप्पणी करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। अरुण जी, इसमें और कोई एक बात साथी बीच में सर। और कोई बात करना चाहता है, कोई साथी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी बोलो सुनील। हाँ नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक आप बात, दोनों को नमस्ते। बोलो। चलो सुन पा बोलिए। रहे हो सर? हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है सर, मैं यहाँ अपने गवर्नमेंट कॉलेज पलवल कुरुक्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ और लड़कियों का कॉलेज है ये। तो बच्चों से अक्सर बातचीत होती है तो सामाजिक विषयों पे तो कई बार जिक्र आता है सावित्रीबाई फुले का, क्योंकि शिक्षण से जुड़े हुए हैं हम। तो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि क्या आप सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? तो आपको ताज्जुब होगा जान के कि बमुश्किल 80 की क्लास में से 5 4 या कई बार तो 2 या 1 पे भी चीजें देखते हैं कि 1 2 बच्चे को ही पता है, और वो भी सिर्फ नाम सुना है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप सबसे बड़ा कि व्यापक तौर पे, खास तौर पे उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही कम जानते हैं लोग इनकी शिक्षाओं और इनके व्यक्तित्व के बारे में, और आगे हम कैसे इस चीज को मतलब अच्छा कर पाए? मेरा यही सवाल। आप साहिल सर आप एक और बार कहना सुभाष सर चाहिए, क्या दोनों। नाम है सर, आपका? आपका नाम क्या है? सुनील है सर, मेरा नाम सुनील है। हाँ सुनील जी, वैसे आपके आपके सवाल का जवाब आप खुद भी जानते हो, थोड़ा सा मैंने भी दिया है इसका जवाब। ये नहीं, मैं देखिए, सर जो अब थोड़ा तक सा। जो स्थापित हाँ। इतिहास, सुनो, अब तक जो स्थापित इतिहासकार हैं, उन लोगों ने इन लोगों पर, अभी देखिए, इनको इतिहास में जैसे प्लेस करना चाहिए। ये बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की भारत में कि इतिहासकारों ने बहुत सारी, मतलब न्याय नहीं किया है। वास्तव में ये न्याय और अन्याय वाली बात है ना, ये कई संदर्भ में चलाई जाती है, लेकिन लेकिन जो बहुजन समाज के जो आइकन है, जो जो पिछड़े समाजों के आइकन है, उन पर तो मैंने बताया ना, सावित्रीबाई फुले पे इंग्लिश में एक भी काम नहीं हुआ है। इतनी बड़ी आइकन है, तो इसलिए फिर पता कैसे चलेगा? दूसरा, हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी इनको इस तरह के विषयों को, सावित्रीबाई फुले हैं, पहले तो अम्बेडकर भी नहीं होते थे, अब अम्बेडकर आ गए हैं, लेकिन ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले अभी भी मेरे ख्याल उनको स्थान नहीं दिया गया उस वे में कि स्कूल के चैप्टर्स में इनको शामिल किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा एक कारण और भी है, वो है खुद हमारे समाज में अवेकनिंग का जो लेवल है वो काफी कम है, खासकर पिछड़े समाज में। जो इस देश का जो बहुत जो सबसे मेजोरिटी तबका है एक तरह से, जिसको इसलिए तो फुले ने बहुजन समाज नाम दिया, और ये दलित बहुजन डिस्कोर्स सामने आया, तो जो पिछड़ा तबका है उसमें ये जागृति नहीं है। वो खुद जो है वो जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का अभी भी फॉलोअर बना हुआ है, उनको खुद ही नहीं पता उनके अपने आइकन कौन है। अब वो माली जाति से थी, अब मालियों को खुद ये नहीं, उनमें उनको अभी भी शर्म आती है, मतलब मुझे, आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ता है, अपनी जाति को कहने में भी शर्म आती है। वो सैनी, जो एक टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया है माली भाइयों ने, अब ये सैनी देखिए सब माइथोलॉजी है ये। अब अपने रियल जो आइकन है उनको हमें पहचानना होगा। अभी ज्योतिराव फुले को खुद जो है हमारे पिछड़े समाज में, खुद सैनी समाज में बहुत कम लोग जानते हैं, सावित्रीबाई फुले। तो इसके लिए हमें भी ये प्रयास करने होंगे जो आपने पूछा, हमें ये जागृति बढ़ानी होगी समाज लेवल पे, और हमें लोगों में इस तरह की बातें बार बार रखनी होंगी। जैसे आज सर ने ये प्रयास किया कि भाई चलो एक ऑनलाइन चर्चा हो रही है, वरना एक और बड़ा प्रोग्राम होता, तभी तो लोग जानेंगे ना, जब हम चर्चाएं करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे। और और अरुण जी ने जो बात कही उस पर एक बात मैं और कह दूं। अरुण जी ने जो ये कहा कि नवाचार के जो मेथड दिए, और मैंने ये जिक्र किया कि न्यू पेडागोगी जो फुले ने इंट्रोड्यूस करी अपने स्कूलों में, फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों पढ़ा रहे हैं उसमें, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो फुले का ही मेथड है। तो फुले और सावित्रीबाई फुले, इस पूरे इन दोनों कपल्स का ही ये मेथड है। और इस मेथड में जो साइंटिफिक ढंग से जो पढ़ाया जा रहा था, मैंने बात बाकायदा रेखांकित की है कि 3R की एजुकेशन नहीं थी इस बात पे, बल्कि दूसरे जो शिक्षक थे और दूसरे जो शिक्षा शास्त्री थे उनसे उनका मतभेद भी हुआ, और उनकी शुरू शुरू में उनकी सोसाइटी से जुड़े थे, बाद में वो सोसाइटी से बाहर हो गए वो। तो उसके कारण ये थे कि ये नवाचार के जो है ना, यानी न्यू पेडागोगी मेथड दे रहे थे, जिसमें वो साइंटिफिक ढंग से, क्रिटिकल ढंग से सोचना सिखा रहे थे बच्चों को। और इसका एक परिणाम बाद में हमने देखा कि उसके स्कूल की जब इंस्पेक्शन हुई तो एक लड़की ने, एक लेख, मातंग लड़की थी, उसने एक लेख लिखा, वो बड़ा फेमस है। वो लेख आज भी कोट किया जाता है, वो बाई चांस हमारे हाथ लग गया, मतलब इतिहासकारों के। उस लेख में वो लिखती है, वो मातंग लड़की है, कि पहले कभी हमारे जो महार मातंग लोग थे, कभी पेशवाई के राज में, तो बताइए वो आसपास भी गुजरते थे, जब ये शनिवार वाड़ा के, ये इनका महल होता था शनिवार वाड़ा,
तो उनको वहीं पे दफन कर दिया जाता था। लेकिन आज अंग्रेजी राज और अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन जिसकी बात कीर्ति कर रही थी, इस इंग्लिश एजुकेशन में और इस निज़ाम में आज हम भी पढ़ने के अवसर हमें मिल रहे हैं। एक बात ये कहती है, दूसरा फिर वो साइंटिफिक थिंकिंग की बात करती है। तो फुले कामयाब थे, फुले और फुले कपल जो है कामयाब हुए कि बच्चों में वो रैशनल थिंकिंग जगा रहे थे। ये है उनका नया पेडागोगी का एक्सपेरिमेंट था। तो ये दोनों ही जो हमारे साथियों ने जो मुद्दे उठाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता हूं जो सुनील ने बात उठाई कि असल में हुआ ये है सुनील कि ये तो बात है ही कि एजुकेशन में और में सब चीजें नहीं। यदि एक तो जैसे जैसे हमारा जो समाज बना है, यदि फुले की जो धारा थी वो थी सामाजिक सुधार की धारा, और बाद में क्योंकि राजनीति धाराएं ज्यादा आगे बढ़ी, एक तो वो भी कारण है, और जो सामाजिक सुधार की जो धाराएं थी, यदि तो उनका राजनीतिकरण हो गया तो वो आगे चलती रही है। इस पे तो एक लंबी डिबेट है जो अलग से एक पूरा लेक्चर मांगती है मेरा ये बात कि भी किस तरीके से ये चीज हो गई है। लेकिन जो दूसरी जो बात है, यदि हम फुले दंपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है भारतीय इतिहास की। वैसे तो अधिकांश समाज सुधारकों के साथ हुआ होगा, लेकिन इनके साथ खास तौर पे यदि हम बाद की जिंदगी देखें, ज्योतिबा फुले की डेथ हो गई, फिर सावित्री बाई फुले की भी डेथ हो गई। ज्योतिबा फुले की अभी मृत्यु नहीं हुई थी। आपको ध्यान होगा, सब जानते ही हैं कि ज्योतिबा फुले पिछले अपने जीवन के 2-2.5 साल तक वो बेड पे ही रहे। उनको अधरंग हो गया था जैसे, और वहीं पे ही उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। और उस टाइम पे उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो उनका बेटा जो उन्होंने अडॉप्ट किया, यशवंत राव, उसकी शादी की चिंता, क्योंकि वो लड़का एक इस तरीके से था, प्रसूति गृह में एक उसको पाला दंपत्ति, फूले दंपत्ति ने, और वो था वो ब्राह्मण लेडी का लड़का, पिता का पता नहीं था। हमारा जिस तरह का भारतीय समाज है उसमें ऐसे बच्चे की शादी एक अपने आप में ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्ति के लिए, जो खुद एक इतने बड़ी उस पे पहुंच चुके थे, बहुत मुश्किल हुआ। और ये चिंता उनकी बनी हुई थी। लेकिन खैर चलो, उनके ही एक संगठन में थे, उनकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई। अब उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई सावित्री बाई फुले की 1897 में, बहुत सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं बीच से। उसके बाद सावित्री बाई फुले की डेथ के बाद 1905 के आसपास यशवंत राव की भी डेथ हो गई, जो इनका बेटा था। अब यशवंत राव की मृत्यु होने के बाद जो उसकी पत्नी थी, उसको एक बेटी पैदा हुई थी। और जिस तरीके से भारतीय समाज करता है, कई बार मुझे बहुत ये महसूस होता है हमारे हिंदी के लेखकों की मृत्यु को जब मैं देखता हूं, या तो इस फुले दंपत्ति के साथ भी ये है, जिसके बारे में कह रहे थे कि डॉक्टर चहल के उन्होंने पहला पुल बनवाया भारत के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, पहला पुल ज्योतिबा फुले ने बनवाया भारत में। उस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर की, इस विकास पुरुष की जो पुत्र वधू थी, यानी कि उसकी पोती, वो पैदा हुई। और आप मानेंगे 1935 के आसपास वो मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगती हुई मरी। यदि आप इस जर्नी को देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो फुले का अपना घर था इतना बड़ा, उसके पास जो जो वो थी, जो इतनी बड़ी विरासत थी, वो उसको क्यों बेचना पड़ा, क्या रीजन थे। ये एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। लेकिन यदि हम जो बात आप कह रहे हैं, यानी कि परिवारों से भी होता है, क्योंकि इनका परिवार ही नहीं चला एक समय के बाद, उससे भी चीजें चलती हैं। खैर उसको भी हम छोड़ देते हैं। जो सत्यशोधक संगठन था 1910 के बाद, उसके भी गतिविधियां फीकी पड़नी शुरू हो गई, आंदोलन दूसरे तरीके के शुरू हो गए।
और यदि हम आज की बात करें, जब ज्योतिबा फुले के सामने, अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और ज्योतिबा फुले की बातचीत होती है, क्योंकि ज्योतिबा फुले एक ऐसे व्यक्ति थे, बेबाक तरीके से बात कहने वाले, हमारे जो पुरातन पंथी विचार हैं उनकी सीधी तरह से आलोचना करने वाले, ये सब चीजें, वो यदि उनकी राइटिंग आप देखोगे तो बहुत आपको नजारा आएगा, उसमें दिखाई देगा वो। लेकिन ऐसे लोगों को आज के समय पे या आज से पहले भी जो आजाद भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, जिस तरह का पाखंडवाद यहां स्थापित किया जाने की निरंतर कोशिश होती रही है शासन सत्ताओं द्वारा, या जो वर्चस्वी लोग हैं, उसमें फुले का विचार कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि फुले का जो विचार है वो उस समानांतर धारा का विचार है जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है कि आप पावर दे करके किसी को आप पैटर्नाइज कर सकते हो, लेकिन वो कंट्रोल्ड, एक तरह से नियंत्रित संरक्षणवाद के तहत रखी दी गई एक चीज होती है। ज्योतिबा फुले जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जात पात तोड़क मंडल वाले भाषण में, जो लिखा कि हमें वेदों में डायनामाइट लगाना होगा, यानी कि उनको उड़ा देना होगा बारूद के साथ, तब जाकर के भारत के अंदर नई समाज व्यवस्था बन सकती है। जब तक हम पुराने विचारों को अपने घर के शोकेस में सजा के रखेंगे, अपने दिमाग में सजा के रखेंगे, तब तक नया समाज बनाने की बात भूल जाइए। ज्योतिबा फुले इस विचार के व्यक्ति थे। जैसे डॉक्टर चहल कह रहे थे, कितने बड़े आदमी थे एमजी रानाडे, जो खुद अपने आप को समाज सुधारक क्लेम करते थे और आर्य समाज के इतने बड़े माने जाने वाले व्यक्ति थे, बाल विवाह के खिलाफ थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। उनकी बहन विधवा हो गई, उन्होंने शादी नहीं की बहन की, वो खुद शादी की तो 16 साल की लड़की से शादी की। ज्योतिबा फुले ने कहा कि आप किसी विधवा औरत से क्यों नहीं शादी कर सकते थे? और रानाडे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, जज थे, जज पूना में। जब उनको ज्योतिबा फुले ने कहा कि आप ऐसे ही समाज सुधारक बनना चाहते हो, कि भी उसने कहा ना कि मेरे बाप तो मुझे घर से निकाल देगा। ज्योतिबा फुले ने कहा मुझे तो पहले निकाला जा चुका है, कि आप ये समाज सुधार ऐसे करना चाहते हो कि आपके अपने बाप के डर से आप एक 20 साल की लड़की के साथ शादी कर रहे हो, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, ऐसे ही समाज सुधार करेंगे। तो ज्योतिबा फुले के विचारों को आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। जैसे भारत में चाहते हैं लोग कि भगत सिंह पैदा हो हमारे पड़ोसी के घर में, ऐसे ही फुले की बात करना, फुले के बारे में जितने भी हमारे बड़े नेता हुए हैं सब फूल चढ़ाते हैं वहां पे। लेकिन फुले ने जो कहा था, फुले जो चाहते थे, उसकी बात वो करके दिखाओ तो वो खुद उनको समझ में आ जाएगा कि, तो ये रीजन है कि बात भी करनी है तो सिर्फ कुछ जिंदगी की बातें कर लो, विचारों की बातें मत करो जो उसने है। यदि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को जानने का मतलब है कुछ, तो उनके विचारों को, उस दृष्टि को, उस पाखंडवाद को जानना जिसके अंदर उन्होंने उनकी सारी जिंदगी बीती, जिसके खिलाफ वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। यदि हम उस विचारधारा की क्रूरता को नहीं पहचानते तो हम फुले को नहीं जान रहे कि वो किस तरह से उसने भारतीय पूरे समाज व्यवस्था के लिए, मानव समाज के सामने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया कि मनुष्य हो नहीं सकता व्यक्ति वर्ण व्यवस्था के साथ। इसमें सिर्फ ब्राह्मण और अछूत का सवाल नहीं है। जब आप मनुष्य में भेदभाव करते हो तो आप भी मनुष्यता से पद से गिर जाते हो। आप कितने ही बड़े चित्तपावन हो, कितने ही बड़े शंकराचार्य हो, आप यदि आप मनुष्य को बराबर नहीं मानते तो ये मानवीय विचार और ये सब बातें, इस पे फिर कभी मेरे ख्याल में आगे बातचीत करेंगे कि भी इस तरह से कैसे हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में कितने लोग जानते हैं। एक व्यक्ति है भारत में जो
एक्सपोर्ट हुआ है वो है महात्मा बुद्ध। किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, इंडिया में बुद्ध की भूमि कहा जाता है भारत को। बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं लोग, सिवाय एक जो उनका मंत्र है वो वाला, या बुद्ध की कुछ थोड़ी सी कहानियां। यदि बुद्ध के बारे में, बुद्ध इतने बड़े व्यक्ति हैं जिस, और इतने पुराने हैं ज्योतिबा फुले से, यदि, और खुद प्रिंस भी थे, राजा भी थे, ऐसे भी नहीं, एक पूरा धर्म बन गया। भारत में बुद्ध को कितना जाना जाता है? यदि हम इस सवाल पे जाएंगे, बुद्ध धर्म के कर्म कांडों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बुद्ध फिलॉसफी है, जो बुद्ध विचार है, बुद्धत्व जहां से प्राप्त होता है, यदि हम इस बात पे जाएंगे तो हमें पूरी चीज दिखाई देगी कि जो समाज के अंदर जिस तरीके से हमारे संतों की भी स्थापना हुई है, जिस तरह से महापुरुषों की पुटिंग हुई है, जिसको बोलते हैं, पुट किया गया है, उनको प्रस्तुत किया गया है, तो वो एक अलग से कहानी है। उस पर फिर कभी मेरे ख्याल में बात कर लेंगे। तो 1 लगभग 1:30 बजने वाला है, आप सबको भूख लग गई होगी। तो सावित्री बाई फुले की जयंती की एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए। फुले, सावित्री बाई फुले, उनके विचार, कुछ ना कुछ हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कुछ जरूर उनका ओरिजिनल लिखा हुआ पढ़ेंगे, उसके साथ अपना रिश्ता बनाएंगे। खास तौर पे लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी अब यहाँ पे बैठी हुई हैं लड़कियां, यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, वो उस सावित्री बाई फुले की साड़ी को जरूर याद करें जिस पे कीचड़ लगा था। उसके बिना ये संभव नहीं हो सकता था। आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, यदि सावित्री बाई फुले वो स्ट्रगल ना करती तो आप भूल जाइए कि आपको शिक्षा मिलती, आपको बराबरी का दर्जा मिलता, आप दहलीज से बाहर जाकर जा सकती। संभव ही नहीं था। वो सावित्री बाई फुले के स्ट्रगल को याद करिए। हर लड़की को सावित्री बाई फुले के बारे में जानने की जरूरत है, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में। यदि क्यों, लेकिन हमारा जो शिक्षित समाज है वो इतना कृतघ्न है, जिसने उसके घर में एक सरस्वती की तो मूर्ति जरूर होगी, ज्ञान की देवी, उसकी पूजा भी करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे, लड्डू भी बांट के आएंगे मंदिर में इस बात के लिए फर्स्ट आने पे, सावित्री बाई फुले की याद नहीं होगी। आपकी अपनी टेबल के ऊपर सावित्री बाई फुले की छोटी सी फोटो जरूर चाहिए आपको। यस सर। जब तक आप ये हमारे साथ सावित्री बाई फुले की यदि ताकत है और सावित्री बाई फुले को हम अपने उसमें बसाते हैं, अभी हमारे इन कार्यक्रमों का मकसद है। और इसी में ही आपके प्रश्न का उत्तर है सुनील कुमार जी हुआ कि किस तरीके से हमारी वो बनती है। हाँ डॉक्टर सुभाष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। मैं भी अंत में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पीछे भी देखो सावित्री बाई फुले हैं और ज्योतिराव फुले। हम सब को आशीर्वाद देने के लिए पीछे होने चाहिए। और मैं आप सबको भी, डॉक्टर साहब को भी, आप सबको द ग्रेट मदर सावित्री बाई फुले के जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सबने मुझे बड़ा धैर्य से सुना। आपसे फिर मिलेंगे किसी और माध्यम से। थैंक यू। और मैं एक सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब जब भी, मतलब आप करें ना करें, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जब भी हम सावित्री बाई कहें तो भारत माता है हमारी, वो मदर इंडिया जिसको कहते हैं, वो भारत माता सावित्री बाई फुले।